लीजिए जनाब, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। मुझे एक दफा फीडबैक दे दीजिएगा, आवाज, स्क्रीन, कैमरा तीनों चीजें क्लियर है? डन। एक भाई ने कहा सर मॉडल पेपर में बता दीजिएगा कि चैप्टर 7-8 से सवाल ज्यादा है। देखिए, मॉडल पेपर का ये मतलब नहीं है कि वो आपको बताना चाह रहे हैं कि हम कौन से चैप्टर से सवाल पूछेंगे। मॉडल पेपर का मतलब ये है कि वो आपको एक पैटर्न दिखाना चाह रहे थे कि जो एमएफए है उसका पैटर्न ऐसे होगा कि 15 एमसीक्यूज होंगे, फिर इस तरह से सवाल होंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो दिखाना चाह रहे थे कि वो थ्योरी अलग और न्यूमेरिकल अलग। डे एंड पे थोड़ी सी और बातें करते हैं, अगर कोई और सवाल है तो हम तो उसको डे एंड पे लेते हैं। इस वक्त हम इस चैप्टर की बात करते हैं, एथिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल्स। इस चैप्टर के अंदर, इस एरिया के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि एथिक्स के थ्रू जो है वो मुख्तलिफ डिसीजन मेकिंग क्या होती है और किस तरह से हो रही होती है। तो थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। कुछ जेनेरिक डिस्कशन है, लेकिन जो काम की बात है वो दो नए मॉडल्स हैं, ट्रिपल ए मॉडल और ट्रकर का मॉडल है। उसके अलावा जो आईकेप कोड ऑफ एथिक्स है वो ऑब्वियसली आप लोगों ने इतनी दफा देखा हुआ है, तो वो आपके अलग अलग और पेपर्स में भी काउंट होता है। तो नई बात जो है हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। बिजनेस एथिक्स। किताब ने ना यहाँ एक बड़ी जनरल सी लंबी चौड़ी सी डिस्कशन शुरू कर दी एथिक्स के ऊपर, कि देखें एथिक्स है, एथिक्स की कोई जबान नहीं है, एथिक्स की कोई एक डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है। एथिक्स बेसिकली एक मॉरल फिलॉसफी है। एथिक्स सही और गलत के दरमियान रास्ता नापने को कहते हैं। ये कोई लिखी हुई चीज नहीं है, रेगुलेटेड चीज नहीं है, ये दिल के अंदर से आवाज निकलती है। हम कहते हैं कि अगर एक चीज अनएथिकल है ना, तो आपके अंदर से जमीर आपको आवाज दे देता है, यार तो तुम करने जा रहे हो वो ठीक नहीं है। तो किताब ने यहाँ एथिक्स के ऊपर बात की कि जी एथिक्स मॉरल फिलोसफी है, ये एक ब्रांच है फिलोसफी की जो डिफाइन करती है कि राइट क्या है, गुड क्या है। कुछ एग्जांपल्स दी उन्होंने, कहा क्या अकाउंटेंट को एनुअल रिपोर्ट में फिगर्स कंसील करनी चाहिए ताकि प्रॉफिटेबल नजर आए? क्या डॉक्टर को एक बंदे के मरने के बाद उसके ऑर्गन्स डोनेट कर देने चाहिए? अब सुनने में तो अच्छा लग रहा है कि एक डॉक्टर जो है वो, अगर एक बंदा मर गया, मरने के बाद उसने कब्र में ही जाना है, तो बेहतर है कि उसकी फेफड़े, उसकी सारे जो ऑर्गन्स हैं, उसकी आंखें, ये किसी ना किसी जीते हुए आदमी के काम आ जाए। लेकिन अगर उसकी इजाजत नहीं है या उसके फैमिली वालों की इजाजत नहीं है, तो ये एथिकली सही नहीं है। अब यहाँ पे डिबेट चल पड़ती है कि सही क्या और गलत क्या, और इसमें दुनिया के बहुत सारे स्टैंडर्ड आ जाते हैं। कुछ कहते हैं यार ठीक है, जो अच्छा है, जिससे सबका फायदा वो अच्छा हो, चाहे वो एथिकली सही ना हो। तो इसमें एक लंबी डिबेट है जो हम बीच में कर रहे होंगे। क्या सिगरेट्स को बनाना, बेचना क्या अच्छी बात है? क्या मीडिया कंपनीज को ऐसी प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए जो इंजीरियस टू हेल्थ है? तो बहुत सारे टिपिकल ऐसे सवाल आते हैं कि एथिकली क्या सही है, क्या गलत है। एथिक्स एक वास्ट सब्जेक्ट है जिसकी अलग अलग डेफिनेशन है। पर किताब ने कहा कि एक डेफिनेशन है सेट ऑफ प्रिंसिपल और वैल्यूज। अल्हम्दुलिल्लाह ये सुकून वाली डेफिनेशन है। सब्जेक्टिव है, हर बंदे की मॉरल वैल्यूज दूसरे से फर्क है। मेरे नजदीक एक ही चीज को देखना एथिकल है, एक बंदे के नजदीक एक ही चीज अनएथिकल है। मैं खर्चा करूंगा, मैं कहूंगा ये एथिक्स है, एक बंदा कहेगा नहीं एथिकल नहीं है। नाइके, वो गरीब मुल्कों के छोटे बच्चों से चाइल्ड लेबर लेते थे, और जब लोगों ने उन्हें कहा कि जी आप लोग चाइल्ड लेबर यूज कर रहे हैं और आप अफ्रीकन कंट्रीज का इस्तेसाल कर रहे हैं, आप फायदा उठा रहे हैं इसका, तो उन्होंने आगे से जवाब ये दिया था कि इन मुल्कों में गुर्बत इतनी है, अगर हम इन बच्चों से काम नहीं करवाएंगे तो वालिदैन ने तो इन बच्चों को बेच देना है, या इनसे कुछ ना कुछ काम करवाना है। जो इनसे काम करवाएगा वो इनको इज्जत भी नहीं देगा, इनको पढ़ने भी नहीं देगा, पैसे भी कम देगा, तो ये लोग बद से बदतर होते चले जाएंगे। हमने इन बच्चों को मौका दिया कि इनको साफ सुथरे एनवायरनमेंट में काम करने का मौका मिले, हम इनको अच्छे पैसे देते हैं जो कि एक बड़े लेबर को देते हैं, और दूसरा हम इन बच्चों की स्कूलिंग और इन चीजों पे भी काम कर रहे हैं। तो दुनिया की नजर में जो अनएथिकल था, नाइके ने कह दिया कि नहीं दैट इज एथिकल। तो एक ही वक्त में एक ही चीज की एथिकल और नॉन एथिकल दोनों तरह से डेफिनेशन हो सकती है। हर बंदे का नजरिया देखने का फर्क है। ऑर्गेनाइजेशन में फिर क्या करते हैं, बजाय इसके कि हर बंदा सोचे कि क्या एथिकल है क्या एथिकल नहीं है, वो कुछ रूल्स ऑफ कंडक्ट डेवलप कर लेते हैं। वो एथिकल रूल्स ऑफ एथिकल कंडक्ट डेवलप करते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कोड ऑफ एथिक्स होता है, उसके अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं। हर बंदा उसे पढ़ता है तो उसे पता है या नहीं पता, जो उसमें लिखा है ना अच्छा है वो अच्छा मान लेगा, जो उसमें लिखा है बुरा है वो उसको बुरा मान लेगा। तो एथिक्स थोड़ी सब्जेक्टिव सी चीज है और हर बंदे की पर्सनल है, लेकिन जब हम कंपनी और बिजनेस की बात करते हैं तो वी नीड टू नो सम मॉडल्स जिससे हम एथिकल इश्यूज को सॉल्व कर सकें, और कुछ रिटर्न कंडक्ट। अब जब हम इसमें आगे चलते हैं तो बिजनेस सेंस एथिकल कल्चर की हम इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। एक अच्छी एथिकल ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में ज्यादा सक्सेसफुल होती है, और जो अनएथिकल लोग हैं वो जल्दी डूब जाते हैं। एथिक्स की कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल, हमने अपने कस्टमर को चीज देनी है, तो कस्टमर को पता है या नहीं पता हमने अच्छी क्वालिटी की चीज देनी है, हमने उसके साथ धोखा नहीं करना, हमने उसके साथ झूठ नहीं बोलना।
ये एथिक्स हैं जिनकी कॉस्ट है, सच बोलने की कॉस्ट है, झूठ नहीं बोलेंगे आप अपने हाथ से कस्टमर लूज कर देंगे, आप झूठ नहीं बोलेंगे, उसको चीजों के प्रॉपर फीचर्स बना के देंगे तो फीचर्स पे आपका खर्चा आएगा। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो लोग एथिक्स को फॉलो कर रहे होते हैं लॉन्गर रन में वो ज्यादा कामयाब होते हैं, उनको बरकत भी ज्यादा मिलती है, क्योंकि कंज्यूमर्स को सूनर और लेटर पता लग जाता है कौन हमारे साथ अच्छा और कौन हमारे साथ बुरा है। तो जो लोग अच्छा कर रहे होते हैं उनके एक अच्छी डेवलपमेंट देखने को मिलती है और ज्यादातर फिर बिजनेस एनवायरनमेंट में वो अच्छे तरीके से सरवाइव कर जाते हैं, क्योंकि वो लोगों के साथ सिंसियर होते हैं। जो अनएथिकल बिजनेस है शॉर्ट टर्म में तो फायदा उठा लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में लोग फिर उनकी तरफ नहीं जाते। इवन अब तो दुनिया में एथिक्स को इतना इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि लोग जो है वो एथिकल बिजनेसेस को ज्यादा प्रेफर करते हैं। इन्वेस्टर उस कंपनी में इन्वेस्ट करता है जो एथिकली अच्छी है, जिसकी मार्केट रिप्यूट अच्छी है। कस्टमर उन कंपनियों से खरीदते हैं जिनके बारे में उन्हें पता है कि इनके एथिक्स अच्छे हैं। मैं नॉर्मली इसमें एग्जांपल देता हूँ बॉडी शॉप। बॉडी शॉप जो कि मुख्तलिफ तरह के कॉस्मेटिक्स और इस तरह का एक बड़ा इंटरनेशनल चेन है और दुनिया की वन ऑफ द मतलब समझे फेमस और महंगे ब्रांड्स में से एक है। दे क्लेम कि वो अपनी प्रोडक्ट्स को जानवरों पर तजर्बा नहीं करते और उनकी प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक है और इंसान की स्किन के लिए नुकसानदेह नहीं है, जिसके ऊपर वो अच्छी खासी रिसर्च करते हैं। उनकी इस फीचर की वजह से कि एक तो वो जानवरों पर तजर्बा नहीं कर रहे, दूसरा वो ऑर्गेनिकली अच्छी चीज बना रहे हैं, तो लोग 3-3 गुना पैसे देके उनके कॉस्मेटिक्स लेते हैं बजाय इसके कि उन जगह पे खर्च करें जहां उन्हें पता है कि ये अनएथिकल लोग हैं। तो एथिकल बिजनेस जो है वो एक वैल्यू देता है, कंज्यूमर के माइंड में एक परसेप्शन देता है, यार ये अच्छे लोग हैं, इनसे साथ डील करना चाहिए। पुराना दौर होता था जब लोग कहते थे यार एथिकल आदमी बेवकूफ है, क्या कर रहा है। आज के दौर में एथिकल होना भी एक ब्रांडेड चीज है, एक अच्छी मजेदार चीज है और लोग एथिक्स को पसंद करते हैं। तो एथिकल बिजनेसेस फायदा उठाते हैं और ऐसे में एम्प्लॉइज की कमिटमेंट भी, एम्प्लॉइज को जब नजर आता है हमारी कंपनी एथिकल है, सच बोलती है, सच्चा काम करती है, लोगों के साथ बुरा नहीं करती, लोगों का ख्याल रखती है, तो उनकी कमिटमेंट भी बढ़ जाती है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ऐसी कंपनी में रहना और उसको सर्व करना वो फख्र की बात समझते हैं। इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, उन्हें पता है कि एथिक्स की कॉस्ट है, लेकिन लॉन्गर रन में एक तो कंपनी अच्छा कमाएगी और नंबर 2 इन्वेस्टर्स भी चाहते हैं कि यार पैसे तो हमने खर्चने हैं, किसी ऐसी जगह खर्चे जहां हमारा जरा हमें भी अच्छा लगे, डिसेंट लगे कि हमने ऐसे बिजनेस को नहीं लगाए पैसे जो कि बस बाय हुक और बाय क्रुक पैसे जनरेट करती है। तो एथिक्स को लोग वैल्यू करते हैं, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बढ़ जाती है, लॉस ऑफ प्रॉफिट जो है वो आपका नहीं होता। तो इन लॉन्गर रन एथिकल बिजनेसेस ज्यादा अच्छा सरवाइव करते हैं। इन शॉर्टर रन अनएथिकल बिजनेसेस अपेरेंटली लग रहा होता है कि मार्केट ले गए, लेकिन जो एथिकल चीज है वो लॉन्ग टर्म देर तक सस्टेन करती है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एथिकल इश्यूज और डायलेमा, ओए होए होए, लंबी चौड़ी कहानी है। नॉर्मली आपको पता होता है कि क्या सही और क्या गलत है, लेकिन कभी कभी एक अजीबोगरीब सी सिचुएशन बन जाती है जिसमें ये जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सही क्या है और गलत क्या है। सही और गलत की जो पहचान है वो एक पैरामीटर है। सही और गलत की जो पहचान है वो ये है कि आपको पता हो कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है। तो कभी कभी सामने सामने नजर आता है, कभी कभी कुछ ऐसा होता है जो समझ नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल एक भाई ने कहा कि चोरी करके गरीबों में पैसा बांटना, रॉबिनहुड, अमीरों के यहाँ चोरी करे, करप्ट लोगों के यहाँ चोरी करे और उस चोरी से गरीबों को पेट भरे। अब अमीरों के यहाँ चोरी करना तो गलत है, लेकिन गरीबों को फायदा भी तो दिया है। तो क्या ये एथिकल है या नहीं है, ये एक लंबी डिबेट है। तो कभी कभी बिजनेस में एक ऐसे मोड़ पे आ जाता है जहां एथिकल डायलेमा आ जाता है। नॉर्मली क्या है, क्लियर डिस्टिंक्शन होती है राइट और रॉन्ग के बीच में, लेकिन एथिकल डायलेमा कब आता है, जब नॉर्म्स एंड वैल्यूज आपस में कंफ्लिक्ट में होती हैं। आप देखते हैं कि वैल्यूज क्या है, फिर आप देखते हैं कि बिजनेस की नॉर्म्स क्या है, आपस में क्लैश आ जाता है। कोई एक सही एंटायरली राइट या रॉन्ग नहीं मिल रहा होता। आप पॉसिबिलिटीज में से जो बेस्ट है उसको चूज करते हैं और फिर आपको अपनी जजमेंट यूज करनी पड़ती है। आप स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में आ जाते हैं। क्या है एथिकल कंफ्लिक्ट? मैं इसकी एक स्लैंग एग्जांपल देता हूँ जिससे नॉर्मली बात समझ आ जाती है कि मैं ज्यादातर इसको समझाने के लिए ना, क्योंकि वो एक कॉमन एग्जांपल है जो आपको अपने आसपास नजर आ रही होती है कि आपका भाई जो है वो एक दूसरे शहर से ट्रेवल करके आपके पास आया, घर आया, आप उससे मिले, आप बड़े खुश हुए। भाई ने कहा यार मैं एक लंबा सफर करके आया हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे लग रहा है मुझे बुखार हो जाएगा, मैं सोने जा रहा हूँ, तुमने मुझे सोते से नहीं उठाना, नहीं तो मुझे मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। आपने कहा "हाँ, ठीक है भाई, अब तुम्हें कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा, तुम कमरे में जाओ"। चला गया भाई, भाई सो गया जाके। आधे घंटे बाद बाहर दरवाजे पे नॉक होता है, आप दरवाजे पे जाते हैं तो भाई का एक गहरा दोस्त आपको नजर आता है, बचपन का दोस्त है, और वो कह रहा है कि यार मैं ना 1 घंटे बाद दुबई के लिए निकल रहा हूँ,
और तुम्हारे भाई से मैंने बड़ा जरूरी मिलना है, शायद मैं उसका कुछ अच्छा कर सकूं। अब एक दोस्त जो इतने जोशो खरोश से आया है कि आपके भाई से मिले, और वो ये चाहता भी है कि आपके भाई की मदद करे, आपके भाई के बचपन का दोस्त भी है, ऐसे में इस दोस्त को इनकार करना एथिकल नहीं है। लेकिन भाई को उठाना भी तो एथिकल नहीं है। भाई ने इतने प्यार से आपसे कहा था देखो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मुझे मत उठाना। अब आप कंफ्यूजन में आ गए, भाई को उठाएं तो ये अनएथिकल हरकत है, आपने भाई को तकलीफ दी। भाई को नहीं उठाएं तो भी ये अनएथिकल हरकत है कि भाई का एक दोस्त जो कि इतने खुलूस से मिलने आया था, आपने उसको इनकार कर दिया। और शायद वो भाई का फायदा कर देता, आपने भाई का फायदा भी नहीं दिया। ऐसी सिचुएशन बेसिकली एथिकल डायलेमा है, जहां कुछ करना भी अनएथिकल है, कुछ ना करना भी अनएथिकल है, कुछ करना भी एथिकल है, कुछ ना करना भी एथिकल है। आप फंस जाते हैं, आप दो जगह पे कंफ्यूज हो रहे होते हैं। अक्सर इंडियन मूवीज के अंदर जिसमें जो है वो एक साइड हीरो मूवी के आखिरी 10-15 मिनट में कंफ्यूज हो रहा होता है कि वो ये काम करे या ना करे, और अल्टीमेटली वो कोई एक कुर्बानी देता है और किसी दो लोगों को आपस में जोड़ के कहता है लो जी मैंने बड़ा एथिकल काम किया। एथिकल डायलेमा कंफ्यूजन है, एक ऐसी चीज कि आप करें या ना करें। मतलब आप एक जगह में मौजूद है, आपको एक चोरी का पता लगा, आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी टैक्स चोरी कर रही है। अब टैक्स चोरों का साथ नहीं देना चाहिए, मुझे गवर्नमेंट को शिकायत लगानी चाहिए, लेकिन मेरी कंपनी की एक इन्फॉर्मेशन बगैर गवर्नमेंट के मांगे अगर मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूँ तो ये भी तो एथिकली सही नहीं है। कंपनी का इतना हक है मुझ पे कि कंपनी की चीजें मैं संभाल के रखूं, मैं कंपनी का एम्प्लॉय भी तो हूँ। मैंने ये वचन दिया था कि मैं कंपनी की इन्फॉर्मेशन खुद तक रखूंगा, मैं किसी और को नहीं दूंगा। अब ऐसे में मेरा एक एथिक्स ये कह रहे हैं कि चोर लोग हैं बता दो गवर्नमेंट को, और दूसरा एथिक्स मुझे ये कह रहे हैं कि नहीं 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 ऐसा मत करना, देखो तुम्हारी ड्यूटी है, तुम एम्प्लॉय हो, तुमने इनके राज को राज रखना है। एथिकल क्लैश आ गया। ऐसा एथिकल क्लैश इन्होंने डिफाइन किया है एक डेफिनेशन के मुताबिक, एथिकल इशू इज अ प्रॉब्लम सिचुएशन और अपॉर्चुनिटी, कोई भी प्रॉब्लम सिचुएशन या अपॉर्चुनिटी है दैट रिक्वायर्स एन इंडिविजुअल ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन टू चूज अमंग सेवरल एक्शंस। कई एक्शंस हो सकते हैं, भाई को उठा दूं, भाई को ना उठाऊं, दोस्त को इनकार कर दूं, दोस्त को इनकार ना करूं, दोस्त को लेके आ जाऊं भाई के कमरे तक, दोस्त खुद ही भाई को उठा देगा, अम्मी के पास जाके मशवरा ले लूं, वो बताएं कि मैं उठाऊं या ना उठाऊं। अलग अलग ऑप्शन है, हर ऑप्शन के अपने अपने वो है, किसी का कोई फायदा है, किसी का कोई फायदा है। दैट मस्ट बी इवेल्युएटेड एज राइट और रॉन्ग, एथिकल और अनएथिकल। मतलब ये जितनी भी चीजें हैं ये सही हैं या गलत हैं, ये राइट है या रॉन्ग है, इन चीजों के ऊपर एक कंफ्यूजन सी आ जाती है। तो अगेन एथिकल इश्यूज बेसिकली ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनका सोल्यूशन आपको समझ नहीं आ रहा और जिसमें कुछ करना और कुछ ना करना दोनों चीजें कंफ्यूज कर रही है। सोल्यूशन क्या निकाले इसका? किताब ने कहा हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा जी गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर एथिकल डिसीजन मेकिंग फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स गिवन इन कोड ऑफ एथिक्स। उन्होंने कहा चार्टर्ड अकाउंटेंट किन चीजों को फॉलो करेगा वो हमने कोड ऑफ एथिक्स में दे दिया। जैसे कंपनी का कोड ऑफ कंडक्ट होता था ना, तो उन्होंने कहा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए हम कोड ऑफ एथिक्स दे रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको फॉलो करेंगे, क्या सही है क्या गलत है हमने उस किताब में लिख दिया, वो उसे फॉलो करेंगे। और नॉर्मली बिजनेस डिसीजन मेकिंग कैसे करें, उन्होंने कहा जी एडिशनली दो वर्क हमने डिजाइन किए एथिकल डिसीजन मेकिंग के, एक AAA मॉडल है अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन का मॉडल, और एक ट्रकर का 5 क्वेश्चन मॉडल है। ये दो मॉडल हैं जो कि एथिकल कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए इस्तेमाल आते हैं। वही बात है, हमारे 10 मॉडल्स में से दो आखिरी मॉडल्स जो है जो हमने डिस्कस करने हैं, 10 में से हमने 7 डिस्कस कर लिए हैं, दो ये हैं, और पेस्टल तो थ्रू आउट अगले 2 सेशन में इंशाल्लाह ताला हमारा डिस्कस हो रहा होगा। तो ये दो तरह के मॉडल हैं। तो अब हमने 3 चीजें पढ़नी है, कोड ऑफ एथिक्स, अमेरिकन मॉडल, ट्रकर का मॉडल। कहानी को बढ़ाते हैं। आईकेप का कोड ऑफ एथिक्स, आपको पता है आईकेप ने जो अपना कोड ऑफ एथिक्स है वो आईईएसबीए जो आईफेक की एक बॉडी है, आईफेक इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, उसका आईईएसबीए एक बोर्ड है, वो बोर्ड जो कि एथिकल स्टैंडर्ड्स वगैरह बनाता है। तो उसको हमने अडॉप्ट किया। कोड आपको एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क देता है जो सीए को कहता है कि देखो जहां तुम्हें अजीबोगरीब सिचुएशन नजर आए आइडेंटिफाई करो, इवेल्युएट करो और फिर उन थ्रेट्स को एड्रेस करो। इससे ज्यादा डिस्कशन इसके ऊपर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के ऊपर FR2 के अंदर है, ऑडिट के पेपर में है, जिसमें बताते हैं कि डिफरेंट सिचुएशंस हैं जो आपको परेशान करती हैं, फिर आप उन परेशानियों से निकलने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम उस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की बात नहीं करें, लेकिन एथिकल डायलेमा का एक सोल्यूशन उन्होंने बताने की कोशिश की है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ने। किताब ने यहाँ ज्यादा हमें नहीं तंग किया। उन्होंने कहा जी ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को असिस्ट करता है कि वो अपने पब्लिक इंटरेस्ट में काम करे, और कोड आईकेप के मेंबर्स को हेल्प करता है कि वो अपने एथिकल गाइडेंसेस उनको मिल जाती हैं। प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स को 5 तरह के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। ये 5 फंडामेंटल्स आपने टेक्स्ट में भी पढ़े हैं और जगह जगह पढ़ते हैं। असूलन यहाँ हमारी किताब को कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बताना चाहिए था, क्योंकि वो एथिकल कंफ्लिक्ट का रिजॉल्व करने का मेथड है। ये तो 5 फंडामेंटल्स हैं, लेकिन किताब ने यहाँ फंडामेंटल्स हमें बताया, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क डिटेल से नहीं बताया, वो उन्होंने ऑडिट और FR2 के लिए रख दिया।
5 फंडामेंटल्स कौन से हैं? वही जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। सर ये रहने दें, मैं थोड़ा तेजी से गुजर जाऊंगा, थोड़ा तेजी से गुजर जाता हूँ, इसको सिरे से अवॉइड नहीं करते, जल्दी जल्दी से बात कर लेते हैं। मैं नॉर्मली कोड ऑफ एथिक्स पे जरा ज्यादा जज्बाती हो जाता हूँ इंटेग्रिटी को लेके, लेकिन इस वक्त मैं जज्बाती नहीं होगा, परेशान ना हो, कम से कम मोटा मोटा देख लें। इंटेग्रिटी, ईमानदारी, रास्तबाजी, सच्चाई, बेईमानी नहीं करनी। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कोई भी जॉब करनी है ईमानदारी से करनी है, किसी क्लाइंट को सर्व करना ईमानदारी से सर्व करना है, ऐसे एम्प्लॉयर का साथ नहीं देना जो बेईमान है, ऐसी रिपोर्ट का साथ नहीं देना जो गलत है, ऐसे क्लाइंट को रिपोर्ट नहीं देनी जो गलत है, कहीं पे भी ना झूठ बोलना है, ना बेईमानी करनी है, और ना ही झूठे लोग, झूठी रिपोर्ट और झूठी डॉक्यूमेंट्स को सपोर्ट करना है। इंटेग्रिटी। ऑब्जेक्टिविटी, आपने किसी भी जगह पे अपनी बिजनेस जजमेंट, अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को बायस नहीं होने देना। अगर आप एक जगह सोच रहे हैं कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए, तो वहां पे ऐसा ना हो कि कोई इंटरेस्ट, कोई लालच, कोई ऐसा मफाद आपको ऑब्जेक्टिविटी से हटा दे। ऑब्जेक्टिविटी इज मकसदियत, आपका जो मेन पर्पज है, आपने वो मेन पर्पज अचीव करना है। तो मेन पर्पज अचीव करते हुए अगर क्लाइंट का कोई लालच या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपको कोई बेनिफिट देने की कोशिश कर रही है और उसकी वजह से आप अपने मेन मकसद से दूर हो रहे हैं, तो ये बात गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, आपने प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल्स को मेंटेन रखना है, अच्छी क्वालिफिकेशंस हासिल करनी है, उनको मेंटेन रखना है, आपने कंपिटेंस पे काम करना है, जिस जगह पे जो चीज जितनी केयर डिमांड करती है उतनी केयर से करना है, डिलीजेंस से काम करना है, ना सिर्फ अच्छी क्वालिफिकेशन एक्वायर करनी है बल्कि उस क्वालिफिकेशन के पैरामीटर्स को भी फॉलो करना है, वो क्वालिफिकेशन आपसे जो स्टैंडर्ड्स कहती है वो स्टैंडर्ड्स अप्लाई करना है, और अपने आप को अप टू डेट रखना है। जैसे आईकैप का क्यूसीआर प्रोग्राम है, सॉरी, आईकैप का क्यूसीआर प्रोग्राम है जो फर्म्स वगैरह को ये कहता है कि आप अपने आप को क्वालिटेटिवली अच्छा रखें। इसी तरह से इंडिविजुअल्स के लिए आईकैप के सीपीडी प्रोग्राम है, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। हर चार्टर्ड अकाउंटेंट हर 3 साल में 120 घंटे कम से कम अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे दे, कुछ नया सीखे, कुछ नया करे, अपने नॉर्मल जॉब से हटके अपने आप को इंप्रूव रखे। तो प्रोफेशनल कंपिटेंस और ड्यू केयर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए वो 5 फीचर्स बड़े जरूरी हैं जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। इंटेग्रिटी, ईमानदारी है। ऑब्जेक्टिविटी जो है, आपने अनबायस्ड होकर चलना है, किसी वजह से आपने मुतासिर नहीं होना। तीसरा प्रोफेशनल कंपिटेंस, हर काम कंपिटेंस से करना है, वो काम एक्सेप्ट करने हैं जिसमें आप कंपिटेंट हैं, जिसमें आप कंपिटेंट नहीं है या तो वो काम एक्सेप्ट ना करें, या रिक्वायर्ड कंपिटेंस पहले सीखें फिर बाद में वो काम करें। हर काम ड्यू केयर से करें। इस पोर्शन को हम बहुत क्विक वे में कर रहे हैं क्योंकि ये कई दफा आपने रिपीट किया हुआ है। कॉन्फिडेंशियलिटी, क्लाइंट की चीज, आप अगर किसी को आपका काम कर रहे हैं तो आपका क्लाइंट है, आप अगर किसी पास नौकरी कर रहे हैं तो आपका एम्प्लॉयर है। आपका एम्प्लॉयर हो या आपका क्लाइंट हो, उसकी इंफॉर्मेशन आपने संभाल के रखनी है। आपने कोशिश करना है कि आप गलती से कोई डिस्क्लोजर ना दे दें किसी जगह पे, किसी क्लोज फैमिली मेंबर के साथ, किसी सोशल एनवायरनमेंट में दोस्तों के साथ, जो है वो लस्सी पीते पीते आप जज्बाती हो और आपने कहा भाई तेरा भाई जो जानता है ना वो तो कोई भी नहीं जानता, तो ओवर नहीं हो जाना। इंफॉर्मेशन को विद इन फॉर्म या एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन रखना है। किसी मुमकिन प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट या एम्प्लॉयर के सामने भी आपने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी, ना इसका कोई अपना फायदा उठाना है, ना किसी थर्ड पार्टी को फायदा उठाने देना है। इवन रिलेशनशिप खत्म होने के बाद भी आपने उनकी वो इन्फॉर्मेशन जो आपको अपनी पोजीशन की वजह से मिली थी किसी और को डिस्क्लोज नहीं करनी। ये कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल है। ऑडिट में हम जरा इसके अंदर ज्यादा गहराई में उतर जाते हैं कि इसकी क्या एक्सेप्शंस हैं, कहाँ पे अलाउड है, वहां क्या एहतियात है, बट यहाँ हम सिर्फ इतना सही डिस्कस कर रहे हैं। प्रोफेशनल बिहेवियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक्सपेक्टेड है कि वो प्रोफेशनल हो, वो दिखने में भी प्रोफेशनल हो, उनका बिहेवियर भी प्रोफेशनल हो, वो उल्टी सीधी हरकतें ना करें, वो उल्टे सीधे कामों में इन्वॉल्व ना हो। उनकी इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को तो मार्केटिंग भी जरूरत से ज्यादा करना उन्होंने मना कर दिया कि आप इस तरह से नहीं करेंगे, आप अपने ऑफिस के बाहर बोर्ड इस साइज के लगाएंगे, आपके कार्ड पे ज्यादा से ज्यादा ये आ सकता है, आपकी लिखी हुई किताबों पे आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा इतनी इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स शुड बिहेव प्रोफेशनली, दिखने में भी प्रोफेशनल होने चाहिए, बिहेवियर में भी प्रोफेशनल हो, कहीं पे भी किसी भी वक्त इनकी कोई भी हरकत ऐसी ना हो जो इमेच्योर लोगों की होती है। यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को डिसेंट मानते हैं वो, और वो कहते हैं कि दीज शुड लुक डिसेंट, दीज शुड बिहेव डिसेंटली। ये 5 फंडामेंटल्स हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की जात का खासा है और अच्छा खासा है। 2 मॉडल्स, अमेरिकन मॉडल और ट्रकर मॉडल। इसने हमें समझाया है कि आपने एक एथिकल कंफ्यूजन में, एक एथिकल सिचुएशन में डील कैसे करना है। एक एग्जांपल मैंने वो आपको भाई वाली दी हुई थी, उसको ध्यान में लेके चलते हैं। एक टैक्स चोरी वाली हमने देखी हुई है वो, और उसके बाद भी आपको एक केस स्टडी
आईकैप की किताब में दिया हुआ केस स्टडी, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि वो उसके ऊपर ये मॉडल्स किस तरह से लग सकते हैं। अमेरिकन मॉडल भी लगा के देखेंगे, ट्रकर का मॉडल भी लगा के देखेंगे। करते हैं जी, अमेरिकन मॉडल के ऊपर बात करते हैं। ठीक है जी, एक भाई ने कहा सर बस अब बैठा नहीं जा रहा सर। जी, अब आ जाएं, अब मॉडल आ गया, वो हमने कोड ऑफ एथिक्स तेजी से गुजार दी है आपकी जज्बात का एहतराम करते हुए। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। इन्होंने क्या कि आपने 7 स्टेप्स लगाने हैं। सबसे पहले देखें फैक्ट ऑफ द केस क्या है, केस को समझना बड़ा जरूरी है। एक जगह एथिकल कंफ्लिक्ट आया, पहले देखें तो सही आया क्यों है, क्या वजह है, क्या क्लैश है, इश्यूज क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है। अक्सर दुनिया में झगड़े इसलिए होते हैं कि हमें समझ ही नहीं आती कि मुद्दा क्या है। तो सबसे पहले तो ये डिफाइन करेंगे व्हाट इज द इशू। इशू को देखें, एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए सब द केस के बारे में। आप ये देखें कि क्या है, कब, कहां, कैसे। आइडेंटिफाई करें कि हमें क्या पता होना चाहिए ताकि हमें प्रॉब्लम पता लगे। तो सबसे पहले तो उस बच्चे को आपको ये पता होना चाहिए कि इशू क्या है। इशू ये है कि भाई को उठाना है इस वक्त भाई को उठाने का कहा जा रहा है। असल मुद्दा क्या है, मुद्दा ये नहीं है कि दोस्त आया हुआ है, वो मतलब वो उससे बातें करना चाह रहा है। मुद्दा ये नहीं है कि भाई सो रहा है, मुद्दा ये है कि दोस्त ने भाई को उठाने का कह दिया। ये प्रॉब्लम है। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन करें। स्टेप 1, प्रॉब्लम डिफाइन की, भाई को उठाने का कहा गया। स्टेप 2, आइडेंटिफाई द एथिकल इश्यूज इन द केस। इस केस में एथिकल इशू क्या है? एथिकल इशू ये है कि भाई को सोते से उठाना अच्छा नहीं है। एथिकल इशू ये है कि भाई के दोस्त को इनकार करना अच्छा नहीं है। एथिकल इश्यूज ये है कि भाई का फायदा हो सकता है और ना उठाया तो शायद मैं अपने भाई को नुकसान में धकेल दूं। 3 एथिकल इश्यूज है। भाई का उठाना उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, भाई का ना उठाना उसकी प्रोफेशन या कमर्शियलिज्म के लिए अच्छा नहीं है, उसको फायदा हो सकता है। भाई को ना उठाना उसके दोस्त के लिए अच्छा नहीं है, जिसको तकलीफ पहुंचेगी, जो कि इतना गहरा दोस्त है और खासतौर पर उसकी मदद करने आया है। तो पहले में आपने देखा था प्रॉब्लम क्या है, दूसरे स्टेप में आप देख रहे हैं कि एथिकल इशू क्या है। आप एग्जामिन करें फैक्ट्स ऑफ द केस और देखें कि एग्जैक्टली कौन से एथिकल इश्यूज हैं और कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, कौन सी चीजें हैं और क्या क्या थ्रेट्स हैं, क्या इश्यूज हैं, वो आइडेंटिफाई करें। नंबर 3, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉर्म्स, प्रिंसिपल एंड वैल्यूज रिलेटेड टू द केस। अब आप ये देखेंगे उस एथिकल इशू में क्या क्या नॉर्म्स और प्रैक्टिसेस हैं, किस तरह से है। आप एक छोटे भाई हैं, छोटे भाई के लिए भाई को तकलीफ देना मुनासिब बात नहीं है। नॉर्म है, आपकी फैमिली की परंपरा है कि कभी भी छोटा भाई बड़े भाई को तकलीफ नहीं देता। फिर देखेंगे आपके यहाँ क्या है, एक दोस्त कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी के लिए। दोस्त जी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारा माशरा ही कहता है कि अगर एक दोस्त जो है वो आया है और वो उसका बचपन का दोस्त है तो उसके लिए तो शदीद तबीयत खराब में भी जाके उसकी मदद करनी चाहिए। अब अगेन एथिकल इशू तो एथिकल था ना, अब देखें कि नॉर्म्स क्या है, उस चीज से रिलेटेड प्रिंसिपल्स क्या है, वैल्यूज क्या है, क्या क्या चीजें हैं जिनको हम देखते हैं। तो नॉर्म्स ये हैं कि दोस्ती को पाकिस्तान में अहमियत दी जाती है। नॉर्म्स ये हैं कि बड़े भाई का एहतराम भी किया जाता है। नॉर्म्स ये हैं, वैल्यूज ये हैं, पाकिस्तान का कल्चर ये है कि अगर कहीं कोई कमर्शियल फायदा नजर आ रहा है तो लोग उसके लिए उल्टा लटक के भी कमर्शियल फायदा लेना जरूर चाह रहे होते हैं। तो आपने कुछ चीजें समझी कि हाँ भाई ये नॉर्म्स वैल्यूज हैं। अगेन चूंकि मेरी स्लैंग एग्जांपल थी तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से शायद मॉडल ना फिट बैठे, इसीलिए मैं आपको फिर एक केस स्टडी दूंगा और उस केस स्टडी में हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको समझाने के लिए हम जरा थोड़ी सी एग्जांपल लेके चलेंगे। सर ट्रिपल ए याद करने वाला तो नहीं भाई, याद करने वाला ये मॉडल है। इस मॉडल के सातों स्टेप्स का आपको पता होना चाहिए और अप्लाई करना भी आना चाहिए। तीसरी चीज, देखिए आपके पास क्या क्या अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस है। आप देखिए आपके पास प्रैक्टिकल अल्टरनेटिव्स क्या है, क्या क्या कर सकते हैं। अभी ये नहीं देखना कि इसमें नॉर्म्स वगैरह इफेक्ट हो रहे हैं। अब ये भूल जाए पाकिस्तान में दोस्ती क्या होती है, ये भूल जाए कि पाकिस्तान में भाईचारा क्या होता है, सारी चीजें इग्नोर कर दें। सिर्फ ये देखें कि क्या इस वक्त आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। एक ऑप्शन भाई को उठा दिया जाए, एक ऑप्शन भाई को ना उठाया जाए, एक ऑप्शन दोस्त को कहा जाए तुम आके भाई को उठा दो, एक ऑप्शन दोस्त को इनकार कर दें लेकिन भाई को हल्का सा बता दें, हल्का सा उठा के कान में बता दें, एक ऑप्शन अम्मी को बता दें और अम्मी से पूछें कि क्या करूं, एक ऑप्शन अम्मी से कहें आप उठा दें, एक और ऑप्शन उसे कहें जोर से बेल बजाओ, भाई खुद ब खुद उठ जाएगा, उठ के कहेगा यार बेल किसने बजाई, तो हम कहेंगे आपका दोस्त। अब इस वक्त इग्नोर करते हैं एथिक्स क्या है, इग्नोर करते हैं वैल्यूज क्या है, इग्नोर करते हैं आपने क्या कुछ पढ़ा हुआ है और समझा हुआ है।
सिर्फ ये देखें कि इस प्रॉब्लम के क्या 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 अल्टरनेट सॉल्यूशन हो सकते हैं। देख लिया अल्टरनेट सॉल्यूशंस, अब क्या करना है 5वें स्टेप्स में। स्टेप 3 के नॉर्म्स को स्टेप 4 के अल्टरनेट के साथ मैच करके देखना है। भाई को उठा देना है। भाई को उठा दिया, कौन कौन सा नॉर्म हिट हो गया? भाईचारे वाला नॉर्म हिट हो गया कि भाई को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए, ओके। भाई को नहीं उठाता, क्या हिट हुआ? दोस्ती वाला नॉर्म हिट हो गया कि दोस्त के साथ कोई इनकार नहीं करना चाहिए था, और भाई का कमर्शियल फायदा हो सकता था जो मैंने नहीं होने दिया, ये वाली चीज। मदर को जाके बता दिया जी आप उठा दें, मदर उठाएंगी तो वो जो मदर अपने बच्चे का बेहतर समझते हुए उसे चपेट मार के भी उठा सकती हैं, तो वो नॉर्म हिट नहीं हुआ कि भाई के साथ बुरा हुआ, और दोस्त वाला मामला भी हल हो गया। तो आपको ये नजर आया कि मदर को अगर कहते हैं और वो आगे उठा देना, तो आपके जो नॉर्म्स और जो अल्टरनेट्स हैं उनके दरमियान सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है। आपने कहा मेरे पास 6-7 अल्टरनेट है, और आपने ओवरऑल नॉर्म्स डिफाइन किया। हर अल्टरनेट पे देखें कि कौन सा अल्टरनेट से कौन कौन से नॉर्म्स हिट हो रहे हैं और कौन कौन से नहीं हिट हो रहे। तो फाइनली आपको समझ आया कि अगर मदर उठा देंगी तो मसले काफी हद तक हल हो सकते हैं। आउटकम के मैक्सिमम कॉन्सिक्वेंसेज देख लें। हर आउटकम की क्या कॉन्सिक्वेंसेज है? भाई को उठाऊंगा तबियत खराब हो सकती है, भाई को नहीं उठाऊंगा कमर्शियल नुकसान हो सकता है। मदर भाई को उठाएंगी, भाई को पता लग जाएगा कि छोटे भाई ने उठवाया है, वो मुझे डांटेगा, नाराज होगा, मारेगा। मैक्सिमम देख लें कि आपके पास क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, हर अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन के क्या पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, एनालाइज करें। शॉर्ट रन लॉन्ग रन में देखें कि पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब शॉर्ट टर्म में भाई आज नाराज होकर मार भी सकता है आपको, लेकिन मतलब थप्पड़ भी मार सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में जब उसे पता लग जाएगा कि उसके भाई ने उसके लिए अच्छा सोचा, तो शायद वो आपसे ज्यादा मोहब्बत करना शुरू कर दे। तो आपने हर अल्टरनेट को तोलना है। इस वक्त ये देखना है कि कौन सा अल्टरनेट से कम नुकसान होगा। देखिए नुकसान तो किसी हर हर अल्टरनेट में कोई ना कोई तकलीफ तो है, अगर तकलीफ ना होती तो फिर कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन आई इसलिए कि तकलीफ है। अब इस तकलीफ के लिए अब आपने देखना है कि कहाँ सबसे ज्यादा तकलीफ है, कहाँ कम तकलीफ है। इन सारी चीजों को जहन में रखते हुए फाइनली अब आपने एक डिसीजन लेना है, प्रोफेशनल जजमेंट लगानी है। आपका डिसीजन जो है वो नजर आना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेट करे कि सिलेक्टिव ऑप्शंस को आपने अच्छी तरीके से देखा है, समझा है, और फिर एक फैसले तक पहुंचे। सेम केस हो सकता था वो जो टैक्स चोरी होते हुए आपको नजर आया। फैक्ट्स क्या थे? आपने इदारे को टैक्स चोरी करते देखा। नंबर 2, एथिकल इशू क्या है? टैक्स की चोरी अच्छी बात नहीं है। नंबर 3, नॉर्म्स प्रिंसिपल वैल्यूज क्या हैं? टैक्स चोरों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, इंटेग्रिटी मेरी हिल रही है, ऑब्जेक्टिविटी हिल रही है, और ऐसे में मैं अपने फंडामेंटल्स को सही से बुरे कार नहीं ला पा रहा। चौथा, अल्टरनेट्स क्या है? अल्टरनेट ये है कि मैं खामोश बैठा रहूं, अल्टरनेट ये है कि मैं गवर्नमेंट को शिकायत लगा दूं, अल्टरनेट ये है कि मैं अपने इदारे में किसी बड़े को शिकायत लगा दूं। अलग अलग अल्टरनेट्स मैच करें। गवर्नमेंट को शिकायत लगा दूं, उसके साथ ये नॉर्म हिल जाता है, मतलब गवर्नमेंट को शिकायत लगाने से मेरी लॉयल्टी टुवर्ड्स कंपनी हिलती है, गवर्नमेंट को शिकायत ना लगाने से मेरी इंटेग्रिटी, मेरी ईमानदारी वो हिल जाती है। तब आप देखें हर अल्टरनेट के साथ कौन कौन सा नॉर्म अटैच हो रहा है, और देखें मैक्सिमम क्या हो सकता है। गवर्नमेंट को शिकायत लगाने से गवर्नमेंट इस कंपनी को बैन कर दे, और ये कंपनी वाले मेरे पीछे पागलों की तरह पड़ जाए और मुझे मारने की कोशिश करें, मेरे घर वाले महफूज ना रहे। मैं गवर्नमेंट को नहीं बताता, खामोश रहता हूँ, तो उससे ये होगा कि ये लोग मजीद टैक्स चोरी करेंगे, और जब टैक्स चोरी करेंगे तो गवर्नमेंट के खजाने में पैसे नहीं जाएंगे, जिससे मेरा मुल्क तकलीफ में आ जाएगा। अब आप हर तरह से मैक्सिमम सोच लें कि क्या क्या है, और ये सब कुछ सोचने के बाद आप एक फाइनल डिसीजन लेंगे, तो वो एक इन्फॉर्म डिसीजन होगा। तो ये ट्रिपल ए मॉडल है एथिकल कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का। मैं भी इसको प्रैक्टिकल सिनेरियो के साथ आपके साथ इसको डिस्कस कर रहा हूँ इंशाल्लाह। दामन वक्त के साथ लड़ाई भी है और डिस्कशन भी सारी करनी है। ट्रकर भाई, एक भाई ने घबरा के कहा कि वो सर ये लेक्चर यूट्यूब चैनल पर भी होंगे। उन्होंने कहा ये तो टीचर तो जज्बाती हो गया, बोली जा रहा है, मैं ही चला जाता हूँ, बाद में देख लूंगा। जी हम कोशिश करेंगे कि इसको अवेलेबल करें, लेकिन अगर इस वक्त लाइव सुन लेना, बाद में आप कभी भी उतने जोश में नहीं होंगे। थोड़ी सी देर रह गई है, मैं 9 बजे तक इंशाल्लाह मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं खत्म कर दूं इंशाल्लाह। ट्रकर का 5 क्वेश्चन मॉडल विद प्रैक्टिस, वो एग्जाम्पल क्वेश्चन के साथ। ट्रकर एक डिफरेंट तरीके से आया। ट्रक करने का भाई एथिकल कंफ्लिक्ट आया है। अब आपने एथिकल कंफ्लिक्ट को एक डायमेंशन में नहीं देखना, सिर्फ इखलाकियात के दायरे में मत देखें उसको, कमर्शियल सेंस में देखें, यूजर्स के सेंस में देखें, अलग अलग तरीके से देखें। इसने कहा भाई 5 सवाल पूछने हैं। पहला, क्या वो करना प्रॉफिटेबल है? मार्केट वैल्यूज देखें, उस टाइम पे मार्केट वैल्यूज देखें, मार्केट के हिसाब से क्या है जो हो रहा है, वो लीगल है, लीगल वैल्यूज देखें। क्या फेयर है, क्या समाजी तौर पर ठीक है,
क्या सही है, मेरे अंदर का इंसान क्या कह रहा है वो सही है या गलत, क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, क्या एनवायरमेंटल वैल्यूज हैं उसमें, कहीं हम एनवायरमेंट को डैमेज तो नहीं कर रहे, ये भी एक लॉन्ग टर्म वो है। यानी कि ये मॉडल में आप बेस्ट पॉसिबल चॉइस तक तब पहुंचते हैं जब आप अपने तमाम स्टेक होल्डर्स को जहन में रखते हैं। आप देखते हैं कि मार्केट वैल्यूज क्या है, लीगल वैल्यूज क्या है, सोशल वैल्यूज क्या है, पर्सनल वैल्यूज क्या है, एनवायरमेंटल वैल्यूज क्या है। ये वही वाली बात, भाई को उठाते हुए मार्केट वैल्यू, भाई को उठाएंगे तो भाई का कमर्शियल फायदा हो जाएगा। अब कमर्शियल फायदे को मार्केट वैल्यू को ध्यान में रखें तो भाई को उठाना मुनासिब बात लगती है। लीगल वैल्यू, भाई को उठाना लीगल है या इलीगल, नहीं, भाई को उठाने ना उठाने में लीगल का कोई ताल्लुक नहीं, ये सवाल साइड पे हो गया। तीसरा सोशल वैल्यू, भाई को उठाना अच्छा है, समाजी तौर पे अच्छा नहीं है। ओके, चौथा पर्सनल वैल्यूज, आपका दिल क्या कहता है, आपको क्या लगता है कि मुझे भाई को उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए, तो अपने अपने दिल के जज्बात भी इंपॉर्टेंट है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये अगेन इस वक्त भाई को उठाने ना उठाने से एनवायरमेंट, पोल्यूशन और इन चीजों का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। टैक्स चोरी की बात करते हैं, मेरी कंपनी टैक्स चोरी कर रही है, जब टैक्स चोरी करती है तो वो उसके प्रॉफिट बहुत अच्छे होते हैं, जब प्रॉफिट अच्छे होते हैं तो वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं और उससे सारे लोग बड़े खुश रहते हैं और इतने सारे लोगों को रोजगार मिलता है। मार्केट वैल्यू, क्या टैक्स चोरी करना प्रॉफिटेबल है, हाँ वो टैक्स चोरी कर रहे हैं, ये प्रॉफिटेबल है, ये अच्छी बात है। अगर मैं बताऊंगा तो प्रॉफिट कम होगा, मार्केट के हिसाब से ये अच्छा नहीं होगा उनके साथ। लीगल वैल्यू, क्या वो लीगल कर रहे हैं, नहीं, टैक्स चोरी करना तो लीगल है, तो लीगल वैल्यू भी अच्छी, यहाँ लीगल वैल्यू अच्छी नहीं है, मार्केट वैल्यू अच्छी है। फेयर है सोशल वैल्यू, सोसाइटी के एतबार से जी टैक्स चोरी करना गलत है, गवर्नमेंट को नुकसान होता है, गवर्नमेंट लोगों को सर्व नहीं कर पाती, तो सोशली तो अच्छा नहीं है। पर्सनल, मेरा दिल क्या मानता है, गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पर्सनल वैल्यू। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या लॉन्ग टर्म में एनवायरमेंट बेहतर होगी, अगर ये गवर्नमेंट को टैक्स कम देंगे तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कम होगा, गवर्नमेंट कम खर्चा करेगी, जब कम खर्चा करेगी तो गवर्नमेंट हमारे मुल्क के लॉन्ग टर्म मसलों पर काबू नहीं पा सकेगी, जिसकी वजह से डेमो में पानी नहीं रहेगा, जिसकी वजह से हमारे वो जो वो जराई सेक्टर वो तबाह होना शुरू हो जाएगा, यानी कि लॉन्गर रन में इसके खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो आप फिर सस्टेनेबल साइड पे भी जाके देखते हैं। जनरली दिस हैपेंस कि अगर मैं फौरन से फैसला लूंगा तो शायद वो फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग होगी, वो तो सिर्फ एक वेरिएबल पे होगी, लेकिन ये मॉडल हमें कहता है सेकंड ऑर्डर थिंकिंग करो, आप फैक्ट्स और प्रॉब्लम को रीफ्रेम करो और एक से ज्यादा कोर्स ऑफ एक्शन की तरफ आके देखो। आप ये जो बॉक्सेस में अलग अलग बातें लिखी हैं, किसी एक बॉक्स के मुताबिक जवाब मत सोचो, आप मल्टीपल बॉक्सेस के मुताबिक सोचो कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दो चीजें हमारे पास आती हैं, वो ये कहते हैं कि जब आपने डिस्कशन करनी है तो डिस्कशन करते हुए या सोचते हुए यूटिलिटेरियनिज्म को भी जहन में रखना है, रूल एथिक्स को भी जहन में रखना है। रूल एथिक्स क्या है, अच्छी बात होनी चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। अच्छाई ये है कि टैक्स जमा होना चाहिए, अच्छाई ये है कि बेईमानी नहीं होनी चाहिए, अच्छाई ये है कि चोर बाजारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यूटिलिटेरियनिज्म क्या है, ओवरऑल सबका फायदा। अगर एक कंपनी टैक्स चोरी करती है लेकिन टैक्स चोरी करने के बाद वो कंपनी बहुत ज्यादा ग्रोथ करती है, एक कंपनी ऐसे इलाके में बिल्डिंग बना रही है जहाँ गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है, बट वो बिल्डिंग बनाने से हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है, हजारों लोगों को रिहाइश मिल रही है, तो एथिक्स के अखबार से तो वो ठीक नहीं था। लेकिन यूटिलिटेरियनिज्म यानी कि बेनिफिट टू ऑल, अगर मैं कलेक्टिव बेनिफिट की बात करूं तो वो कंपनी जो कि बिल्डिंग बना रही है वो अब अल्टीमेटली कमर्शियली सबका फायदा कर रही है। वो कंपनी जो टैक्स चोरी कर रही है लेकिन वो डिविडेंड दे रही है हजारों लोगों को, उससे हजारों लोगों को फायदा हो रहा है, जिससे अल्टीमेटली मेरे मुल्क पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। तो एक अप्रोच होती है कि आप यूटिलिटेरियनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि ठीक है जी, यू मस्ट कंसंट्रेट राइट और रॉन्ग, कि आप देखें कि एंड रिजल्ट क्या है, फाइनल एंड पॉइंट क्या है, ग्रेटेस्ट बेनिफिट फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टेक होल्डर देखें कि इसका ज्यादा फायदा क्या है। अगर ज्यादा फायदा ज्यादा स्टेक होल्डर्स को हो रहा है तो इस वक्त सिर्फ ईमानदारी की चीज को बचाने के लिए मैं पाकिस्तान के इतने सारे लोगों को जो फायदा हो रहा था उसको तो वो ना करूं। इसकी एग्जांपल ऐसे है जैसे पाकिस्तान ने एटम बम चोरी किया, एटम बम का फार्मूला चोरी किया, साइंसदान चोरी किया, अगवा किया, दूसरे मुल्क के इक्विपमेंट चोरी किए, इंतहाई अनएथिकल हरकत की। लेकिन अगर मैं कौमी एतबार से देखूंगा तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि पाकिस्तान ने जैसे तैसे करके एटमी धमाका कर दिया, जिसकी वजह से हम अपने आप को सिक्योर फील कर रहे हैं। यूटिलिटेरियनिज्म के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान ने सही किया, रूल एथिक्स के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान ने चोरी की, फार्मूला चोरी किया, साइंसदान चोरी किया, किसी दूसरे मुल्क का नुकसान किया। तो कभी कभी हम रूल एथिक्स के हिसाब से देखते हैं, कभी कभी हम यूटिलिटेरियनिज्म यानी कि एंड पॉइंट, एंड रिजल्ट हमारे लिए ओवरऑल अच्छा क्या है, हम उस हिसाब से देखते हैं, जो चीज हमें ज्यादा समझ आए फिर हम उसके। तो ये मॉडल बेसिकली आपसे कह रहा है कि आपने अगर सारे पांचों बॉक्सेस को देखे तो जवाब डिफरेंट होगा, और खाली फर्स्ट बॉक्स या किसी एक बॉक्स को देखेंगे तो जवाब
डिफरेंट होगा। तो आपने यूटिलिटी ऑफ द डिसीजन देखना है। एनालाइज करने से पहले आपने देखना है कि अल्टीमेटली इसका ज्यादातर फायदा ज्यादातर स्टेक होल्डर्स को हो रहा है। अगर ज्यादातर फायदा ज्यादातर स्टेक होल्डर्स को हो रहा है तो फिर आपको वो डिसीजन ले लेना चाहिए। तो ट्रकर वाले मॉडल में 5 सवाल हैं। क्या ये प्रॉफिटेबल है, क्या ये लीगल है, क्या ये फेयर है? अब अगेन हर मॉडल के आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए ना। तो इधर ये 5 पॉइंट्स हैं। इज इट प्रॉफिटेबल, ब्रैकेट में लिख देंगे मार्केट वैल्यूज। इट इज लीगल, ब्रैकेट में लिख देंगे लीगल वैल्यूज। इट इज फेयर, ब्रैकेट में लिख देंगे। अब ये मॉडल हमें अप्लाई करना आना चाहिए। मैंने अपनी 2 स्लैंग एग्जांपल्स में साथ साथ अप्लाई करके दिखाया। अब थोड़ा सा इसकी एक बड़े सिनेरियो में एप्लीकेशन देखते हैं। सर ये तो अजीब से एथिक्स हैं, पार्ट 2 और उससे अलग। जी बिल्कुल, इस वक्त ये हम मॉडल देख रहे हैं ना। एथिकल कंफ्यूजन में आप हैं, बिजनेस एथिकल कंफ्यूजन में। तो बिजनेस तो फिर देखिए, ऑडिट तो कानूनी पेपर है ना, वो कानून की बात करेगा, कोड ऑफ एथिक्स की रूल की बात करेगा। बट ये बिजनेस है, बिजनेस यूटिलिटी की भी बात करता है, रुपए पैसे की बात भी करता है, कमर्शियल बात भी करता है। अब यहाँ पे मेरे पास एक बड़ा मजेदार आइडिया है। वो मजेदार आइडिया क्या है? वो मजेदार आइडिया ये है कि अभी अगर मैं आपके सामने वो वाला केस स्टडी डिस्कस करूं, जो कि मैंने करना है इंशाल्लाह, तो उसमें हमारा मजीद टाइम लगेगा। जब मजीद टाइम लगेगा तो आप लोग मजीद आवाजार होंगे और एक एक करके भागना शुरू कर देंगे। एक ये है कि आप लोगों के कुछ सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं। अब आप सवाल भी पूछना चाहते हैं, 9 बजे से आगे तक बैठते हुए भी थोड़ी सी तकलीफ है, और मैं चाहता हूं कि मैं आपको केस स्टडी भी कराऊं। एथिकल कंफ्लिक्ट आ गया, एथिकल कंफ्लिक्ट दो ना कराऊं, केस स्टडी तो दुख होगा। तो इसका मैंने एक सोल्यूशन निकाला है बड़ा मजे का। वो सोल्यूशन ये है कि आपके जहन में ज्यादा ज्यादा एक सवाल होगा, 2 सवाल होंगे, जो भी आपके जहन में सवाल आए हैं आपने टाइप करके लिखना शुरू कर देना है। अभी आप टाइप करना शुरू कर दें। मैं आपके सामने 2 वीडियोस प्ले करने लगा हूं। उन 2 वीडियोस प्ले करने से फायदा ये होगा कि मेरे हाथ और मेरी आंखें आजाद हो जाएंगी। आपके सामने वीडियो चल रही होगी, आप सुकून से, मैंने इसको केस स्टडी में डिस्कस किया हुआ है इन दोनों मॉडल्स को। मैं वो दोनों वीडियोस आपके सामने एक एक करके प्ले करूंगा। तकरीबन 18-17 मिनट की, 17-1 मिनट की वीडियोस हैं। उससे आपको इन मॉडल को एक सिनेरियो में अप्लाई करना भी आ जाएगा। और उन 17 मिनट में हो सकता है किसी एक टाइम पे 30-35 सेकंड के लिए आप अपना सवाल टाइप करके मुझे भेज रहे हो। तो होगा ये कि जिस वक्त आप वीडियो देख रहे होंगे, मैं आपके आए हुए सवालों को जवाब दे रहा हूँ लिख के। तो उससे फायदा होगा कि आप एक वक्त में वीडियो भी देख रहे हैं और साथ साथ मैं बैकएंड पे प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, आपके सवालों के जवाब दे रहा हूँ, ताकि वीडियोस खत्म हुई, आपने अपना वीडियो खत्म होने के बाद सवाल देखे और सवाल के नीचे जवाब आया हुआ है, आप भी खुश हो गए और मैंने डबल प्रोसेसिंग भी कर ली। तो अब आप मिले एक वर्चुअल आतिफ आब्दी साहब से, जो आपको पढ़ाएंगे, और मीनवाइल असल वाले आतिफ आब्दी साहब आपके सवालों के जवाब देंगे। तो आपको स्क्रीन पे असल आतिफ आब्दी साहब विद कैमरा ही नजर आएंगे, बस ये वाले आतिफ आब्दी साहब थोड़ी देर के लिए साइड पे हो जाएंगे। तो कैसा कैसा वो लगा? वाह जी सर, क्या कर दिया, वाह जी वाह जी। बस मैं ना कभी कभी बस बहुत ही जज्बाती हो जाता हूँ। नहीं जी, ये काम मैं कैसे करूंगा? मैं करूंगा टेक्नोलॉजी का फायदा उठा के। सबसे पहले मैं कैमरे को बंद करूंगा, फिर मैं स्क्रीन को बंद करूंगा, फिर मैं जाऊंगा वीडियोस में। एक महीने का सर आप इसी प्लेनेट से? ये वीडियो चलने के बाद आपने सिर्फ मुझे एक दफा फीडबैक दे देना है कि आपको आवाज और वीडियो दोनों नजर आ रहे हैं या नहीं नजर आ रहे? अस्सलाम वालेकुम। एक केस स्टडी जिसको देख के थोड़ा सा हम ये ट्रिपल ई मॉडल समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये मॉडल एक्सप्लेन करना तो बड़ा सिंपल सा है, लेकिन कई दफ़ा स्टेप्स रिपीटिंग लग रहे होते हैं और कई दफ़ा समझ नहीं आ रहा होता कि इसको एक रियल लाइफ सिनेरियो में किस तरह से अप्लाई करना है। एक बड़ी एक्सलेंट केस स्टडी दी हुई है किताब ने एक सिचुएशन बताई है। ऑब्वियसली आप साथ साथ इसके पैरामीटर्स ज़रा देख लेंगे कि इसके अंदर क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, किस तरह से चीज़ें आ रही हैं। मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ केस स्टडी में बात क्या हो रही है।
एक कंपनी है जो कि बड़ा अच्छा फर्नीचर बनाती है और बड़े अच्छे तरीके से चल रही है, वो बड़ी रिप्यूटेड कंपनी है, बड़ा अच्छा बिजनेस करती है। फर्नीचर उसकी मेन प्रोडक्ट है। अब आपको पता है फर्नीचर बेसिकली जो है वो होता ही है कि आप दरख्त काटते हैं और वहां से आपको वुड आती है, या आप जिन सप्लायर से चीजें लेते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ दरख्त काटे होते हैं और उसके बाद आप तक पहुंचा होता है। तो एक चीज तो बड़ी तय है कि जब आप एक फर्नीचर की कंपनी है तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को आप डैमेज कर रहे होंगे। लेकिन अगेन ये कंपनी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से चल रही है। केस स्टडी में अगर आप देखें, आपके सामने सारी केस स्टडी आ रही है, तो इसमें उन्होंने एक कंपनी है जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट फर्नीचर है अपने जोन में, और ये क्लेम करते हैं कि हम लोग जो है वो जो अपनी सोर्सिंग करते हैं, जो हम अपनी वुड्स वगैरह लेते हैं, वो जिन लोगों से लेते हैं वो लोग बड़े। जी, एक दो बच्चों ने आवाज के ऊपर फीडबैक दिया है, तो मैं एक दफा जरा दोबारा से प्ले करता हूँ। अब मुझे बताइएगा आवाज आ रही है आप लोग हैं, वो लोग बड़े एहतियात से कोशिश करते हैं कि वो तकरीबन एक मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ देयर जो सोर्स है वो उस जगह से लें, उन फॉरेस्ट से लें, उन दरख्तों से लें जो कि सस्टेनेबल है, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे आप उसकी कटिंग करेंगे और वो ग्रो कर रहे हैं और वहां पे ज्यादा चीजें बढ़ती जाएंगी, आप उनको यूज कर रहे होते हैं। दूसरा इसके अंदर जो बात की गई है वो ये है कि ये कंपनी क्लेम करती है कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम डिफॉरेस्टेशन से बचाएं, यानी कि अगर कुछ जंगलात वगैरह की कमी हुई है तो हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जंगलात लगाएं और चीज़ों को आबाद करें। यानी कि ये कंपनी क्लेम कर रही है कि हम सिर्फ वुड नहीं सिर्फ हम फर्नीचर नहीं बना रहे, बल्कि हम दुनिया में जंगलात में इजाफे का बाइस भी बन रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट को आज से बेहतर आने वाला कल प्रोवाइड करें। चूंकि ज़ाहिर है कंपनी जो वुड में डील कर रही है तो लोग कहेंगे भाई आपकी वजह से तो दरख्त कट गए, उसकी वजह से एनवायरमेंट डैमेज हुआ वगैरह वगैरह। बट दे क्लेम कि नंबर वन, ये दरख्तों की मेजोरिटी लकड़ी जिधर से लेते हैं वो सस्टेनेबल है। और आगे इनका क्लेम ये है कि इवन 80% ऑफ द जो इनकी सोर्सिंग होगी वो ऐसी जगह से होगी विच इज सस्टेनेबल, जहां से चीजें आगे बेहतर तरीके से चल पड़ेंगी। दूसरी चीज जो यहाँ पे हमें नजर आ रही है वो ये है कि इन्होंने फॉरेस्ट्रेशन और चीजों को बेहतर करने के बारे में भी कुछ कहा। फिर बीच में एक अदद रिपोर्ट आती है और वो रिपोर्ट ये बताने की कोशिश कर रही होती है कि ये लोग ज्यादातर जो दरख्त काट रहे हैं उसकी वजह से चीजें नुकसान में जा रही हैं। फ्लड्स के खतरे हैं, एनवायरमेंट डैमेज के खतरे हैं। आपको पता है कि आपका वो पूरा ग्रीन हाउस इफेक्ट डिस्टर्ब हो जाता है जब आप फॉरेस्ट को काटना शुरू कर देते हैं। तो खैर ये इनके ऊपर एलिगेशन वगैरह भी, और उन्होंने कहा नहीं जी हम ऐसे नहीं, हम अच्छे लोग हैं और हम इस तरह से काम नहीं करते। रिसेंटली एक इंटरनल ऑडिटर वहां पे मौजूद है, वो खातून जरा जज्बाती हैं अपनी जॉब को लेके। उन्होंने जब सिचुएशन को देखा, चीजों को देखा, समझा, तो फिर उन्हें ये पता लगा कि बहुत सारी जगह जब हम कहते हैं कि हमारी सोर्सिंग फलाना जगह से है तो हम अक्सर भरोसा कर रहे होते हैं उन रसीदों पे लिखा वाला, यानी अगर कोई कह देता है हम अच्छे लोग हैं, हमने उस जगह से लकड़ी आपको प्रोवाइड की है जिस जगह से दरख्त, जिससे फॉरेस्ट जाया नहीं होगा, जहाँ पे रीजनरेशन हो रही है और जहाँ से ओवरऑल कोई डैमेज नहीं होगा। तो बजाय इसके कि कंपनी का एक डिपार्टमेंट तहकीक करे और जाके देखे कि जो आपको किसी ने बताया वो झूठ तो नहीं बोल रहे, उन्होंने जो है वो वहां पे कोई तहकीक वगैरह नहीं की और जो रसीद पे लिखा हुआ उस पर भरोसा कर लिया। दूसरा, जब इन्होंने कहा था कि हम डिफॉरेस्टेशन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम फॉरेस्ट को मेंटेन करते हैं, हम कोशिश करते हैं, तो जब इसने देखा तो पता ये लगा कि जो हमारी टीम जो फॉरेस्ट वगैरह को मेंटेन करती है, हमारे जो खर्चे हैं उनमें से मेजोरिटी ये है कि टीम वहां जाती है, ठहरती है, हल्ला गुल्ला करती है, होटलों में ठहरती है, खर्चा करती है, खाने पीने करती है और वापस आ जाती है। टेक्निकली शायद हम कह सकते हैं कि 80% टू 90% ऑफ द एक्सपेंसेस वो हमारे एम्प्लॉइज के ऊपर लग रहे हैं, उनके फंड टाइम पे लग रहे हैं, और शायद 10% हम लोग उस एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए कर रहे हैं। ये खातून आग बगोला हो गई, उन्होंने कहा अब तो खैर नहीं, अब तो जो है ना मैंने इस चीज को अपनी रिपोर्ट में डालना है कि ये तो आपने बड़ा गलत हरकत की है, तो एनवायरनमेंट को हम डैमेज कर रहे हैं। जिस वक्त ये सोच रही थी कि रिपोर्ट में डाला जाए और इसके दायरे के बड़ों को पता लग गया, उन्होंने अचानक से इसको कहा कि आपके पास हम अपनी फलाना हाई क्वालिटी का फर्नीचर आपको 50% ऑफ पे दे देते हैं और आपको ये एक्स्ट्रा फेवर, ये एक्स्ट्रा फेवर, ये एक्स्ट्रा फेवर। ऐसी फेवर जो इस खातून को पता है कि ये फेवर उसको मिलती है जिसने कंपनी में कम से कम 2 साल गुजारे होते हैं, और अगेन ये खातून समझती हैं कि इस वक्त ये फेवर जो है वो सिर्फ एक ही वजह से दी जा रही है क्योंकि इन्होंने ये अचानक से दरख्तों और इसके ऊपर तहकीक की और इन्हें कुछ खास ऐसी बातें पता लग गई जो अगर ये दुनिया को बताएंगे तो कंपनी की बहुत ज्यादा बदनामी हो सकती है। केस स्टडी बड़ा मजेदार सा है, एक सिचुएशन है, सिचुएशन में कुछ एथिकल इश्यूज हैं और एक खातून को कुछ इश्यूज पता लगे हैं और वो बताने लगी हैं। अब यहाँ पे ट्रिपल ए मॉडल हम किस तरह से अप्लाई करें। तो होपफुली केस स्टडी आपके सामने है और पूरी केस स्टडी इस तरह से प्रेजेंट की हुई है कि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या स्टैट्स हैं, और मैंने कोशिश की है कि मैं केस स्टडी की राह में हायल भी ना हूं, मैं आपके सामने ना हूं।
लेकिन जब हम डिस्कशन कर रहे होंगे तो मैं थोड़ा सा मूव करते हुए, क्योंकि आई थॉट कि इसमें हम बैठ के अगर मैं खबरों पढ़ने की तरह से लेक्चर दे रहा हूँ तो मजा नहीं आएगा। वी नीड टू डिस्कस, और हमने चीजों को अच्छी तरह से समझना है। नहीं जी, मैं आपको याद करा दूं, हमारा जो मॉडल था उसमें 7 स्टेप्स थे। पहला स्टेप था आपने केस को आइडेंटिफाई करना है, इशू को आइडेंटिफाई करना है, केस क्या है, इशू क्या है। नंबर 2, उसमें एथिकल मसलों मसाइल क्या है। नंबर 3, उस तरह के मसलों मसाइल में कौन से नॉर्म्स, कौन सी वैल्यूज, कौन सी सोसाइटी की चीजें हैं जो कि चल रही हैं। नंबर 4, आपके पास क्या क्या अल्टरनेट्स हैं। नंबर 5, उन अल्टरनेट्स को लिंक करना है, वो जो सोसाइटी की नॉर्म्स वगैरह उनके साथ कनेक्ट करके देखना है। नंबर 6, हमने देखना है फाइनल कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है उसको देखना है। और फाइनली हमने एक खूबसूरत सा प्रूडेंट डिसीजन लेना है उस गिवन सिचुएशन के अंदर। यहाँ पे प्रोफेशनल जजमेंट आ जाती है। होपफुली अब आपने सारा देख लिया है, पढ़ लिया है इसको, नहीं तो पॉज करें, एक दफा केस स्टडी को अच्छी तरह से पढ़ें, समझें, रादर देन कि आप वीडियो प्ले करके देखें। पहले समझना बड़ा जरूरी है कि क्या स्टडी है। मैं यहाँ पे साइड पे खड़ा हुआ हूँ, आपने वीडियो को पॉज करना है और अच्छी तरह से देखना है कि केस स्टडी क्या है। अब मेरी assumption ये है कि आपने केस स्टडी पढ़ ली है और मैंने जो जनरल सा डिस्कशन किया था, आए इसको डिस्कस करते हैं। हुआ क्या? सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने इशू डिफाइन करना है, केस डिफाइन करना है। केस क्या है? केस ये है कि एक कंपनी के ऊपर एलिगेशन लगी है कि वो गलत बयानी कर रही है। इशू ये है कि आपको पता लगा है कि वो वाकई गलत बयानी कर रही है। इशू ये है कि आपको एक फेवर मिली है अचानक से, जो कि जिसका आप कहीं से भी आए नहीं थे। तो इशू ये है कि कंपनी कुछ गलत कर रही है जो कि सामने आया है, और वो सामने आने पे आपको एक फेवर देती गई है। सबसे पहले केस हमें ये समझ आया। नंबर 2, इसमें एथिकल इश्यूज क्या है, इसमें एथिक्स क्या है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी मुतासिर हो रही है। वो एक खातून, एक एम्प्लॉय है, खातून इंटरनल ऑडिट में है, उनका मकसद है कि वो आइडेंटिफाई करें कि कंपनी क्या गलत कर रही है। तो अगर वो आइडेंटिफाई नहीं करेंगी तो उनकी ऑब्जेक्टिविटी हिट होती है। फिर इंटेग्रिटी, समाज, इन्वायरमेंटल इशू, मतलब आपने जिस दुनिया में रहना है उसी दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता तबाह कर रहे हैं कुछ लोग, कुछ बाजमीर कुछ बेजमीर लोग जो है वो दुनिया को तबाह कर रहे हैं, और आपको पता भी लग गया। अब खामोश रहना आपके लिए बड़ा मुश्किल है। अभी मुजरिमों का साथ देना आपकी इंटेग्रिटी को हिट कर रहा है। तो इशू समझ आया। अब इशू के अंदर हमें ऑब्जेक्टिविटी का इशू नजर आ रहा है, इसके अंदर हमें इंटेग्रिटी का इशू नजर आ रहा है, इसके अंदर हम लोग अपने मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं, हम अपने समाज के साथ गद्दारी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं झूठे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये इश्यूज इन्हें पता है लेकिन ये उसके बावजूद एक्शन नहीं ले रहे। ठीक है जी, इश्यूज डिफाइन हो गए, इशू पद समझ आ गया। एथिक्स कौन कौन से इन्वॉल्व है ये समझ आ गया, एथिकल फंडामेंटल्स हमने देखे। अब तीसरी चीज ये है कि अब इस सारी डिस्कशन के अंदर क्या नॉर्म्स हैं, क्या वैल्यूज हैं। नॉर्म्स और वैल्यूज किनको फोकस करना चाहिए? लोगों को हकीकत पता लगनी चाहिए। गवर्नमेंट को ऐसे इदारों को ही लाइसेंस देना होता है जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कंपनी को लॉन्ग रन में बेहतर तरीके से चलना चाहिए, इन्वायरमेंट को डैमेज करने की तरफ नहीं आना चाहिए, और लोग उस बिजनेस को पसंद करेंगे जो बिजनेस इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं देगा, और अगर डैमेज करता भी है तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसको रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे जो इश्यूज हमें समझ आ रहे हैं वो बेसिकली कुछ इस नौयत के हैं। तो हमने एथिकल इश्यूज देखने के बाद अभी समझ लिया है कि सोसाइटी के एक्सेप्टेबल नॉर्म्स क्या होंगे कि दरख्त काटे ही ना जाए सिरे से, और अगर काटे भी जाएं तो जितने काटे हैं उससे ज्यादा रीजनरेट करने की कोशिश की जाए, और लोगों को सच बताया जाए। मतलब लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि उनको सच पता लगे। अब इस वक्त हम नहीं देख रहे हमारे पास क्या अल्टरनेट्स हैं, हम ये देख रहे हैं कि लोगों के लिए इस वक्त क्या एक्सेप्टेबल है इस सारे सिचुएशन में। एंड जी, अब चौथी तरफ आते हैं, अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स क्या है? अल्टरनेटिव नंबर 1, वो जो उन्होंने आपको फेवर दिया आप उसको एक्सेप्ट कर लें और अपना मुंह बंद रखें और किसी को रिपोर्ट ना करें। इस वक्त आप भूल जाएं एथिक्स क्या कहते हैं, नॉर्म्स क्या कहती हैं। इस वक्त आप अल्टरनेट सोचें क्या क्या। एक अल्टरनेट, एक्सेप्ट कर लें, कुछ ना बताएं। दूसरा, एक्सेप्ट कर लें इंड्यूसमेंट जो आपको बेनिफिट दिया जा रहा है, और अपनी रिपोर्ट में भी डाल दें, यानी कि उन्होंने जो फेवर दिया वो भी ले लें और साथ में अपनी रिपोर्ट में भी तस्करा कर दें कि ये इशू आ रहा है। तीसरा, उनकी फेवर को इनकार कर दें और रिपोर्ट में भी कुछ मत बोलें, खामोश रहें। चौथा, उनकी इंड्यूसमेंट को भी इनकार कर दें और रिपोर्ट में तसल्ली से बता दें कि क्या मामला है और किस तरह से है। तो ये हमारे पास 4 अल्टरनेट्स नजर आ रहे हैं कि ये 4 तरह के ऑप्शंस हैं जो हम इसमें कर सकते हैं। अब अल्टरनेट्स को नॉर्म्स के साथ रिलेट करते हैं। स्टेप 5, ये अल्टरनेट कि मैं इंड्यूसमेंट एक्सेप्ट कर लूं, अच्छी बात नहीं है। इंड्यूसमेंट एक्सेप्ट कर लिया इसका मतलब है कि मैंने गद्दारी की है, मैंने अपनी ऑब्जेक्टिविटी को हिट किया है, और आइडियली एक बंदे को जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में है, प्रोफेशनल है, उसे नहीं चाहिए कि वो कुछ ऐसा करे जो कि उसकी प्रोफेशनलिज्म के खिलाफ हो, उसकी ऑब्जेक्टिविटी के खिलाफ हो। तो एक्सेप्ट करना जो है वो नॉर्म्स के साथ मैच नहीं हो रहा।
रिपोर्ट ना करना, उनके बारे में ना बताना, आपने एनवायरनमेंट से गद्दारी की है। लोगों की जो ट्रांसपेरेंसी वाली नीड थी आपने उसको हिट कर दिया। लोग जो चाहते थे कि उन्हें पता लगे कि क्या मामला है और किस तरह से, तो आपने उन बेचारों को जो है वो तकलीफ पहुंचाई है। उन लोगों को अब उनका सही मामला नहीं पता लग रहा। देन रिपोर्ट भी ना करें, इंड्यूसमेंट भी एक्सेप्ट कर लें, ये तो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। इंड्यूसमेंट एक्सेप्ट कर लें लेकिन रिपोर्ट भी कर लें। अब इंड्यूसमेंट एक्सेप्ट कर लें तो आपने कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोशिश की है कि कंपनी में रहें, कंपनी में रह के आप काम कर सकें, और आपने आवाम को, समाज को ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की। तो अभी हमने क्या किया, हमने अलग अलग अल्टरनेट्स में देखा है कि उसमें कौन कौन से नॉर्म्स और क्या चीजें हिट हो रही हैं। अब फाइनल कॉन्सिक्वेंस देखते हैं। 4 ऑप्शन है, चारों के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। एक ऑप्शन, बिल्कुल ही खामोश रहे, मुस्कुरा दिए, रिपोर्ट में भी नहीं बताया, बहुत जबरदस्त कॉन्सिक्वेंस है, आपकी बेजा बेजा हो जाएगी, कंपनी में आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आपको कंपनी से फेवर मिलती जा रही है, आपका रेप्यूट भी अच्छी है, कंपनी वाले कहेंगे भाई हमारे इंटरनल ऑडिटर तो बड़े कमाल है, आपके कैरियर के ऊपर कोई आंच नहीं आएगा, आपके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगेगा। बड़ा जबरदस्त आउटकम है। नंबर 2, इंड्यूसमेंट ले लेते हैं लेकिन रिपोर्ट में दे देते हैं। इंड्यूसमेंट ले लेते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है, आपको मजा आएगा, आपको एक सस्ते में एक बड़ी अच्छी प्रोडक्ट मिल जाएगी, लेकिन कैरियर के लिए खतरनाक है। अगर आप रिपोर्ट में दे देंगे तो कंपनी वाले कहेंगे ये क्या किया, हमें बदनाम कर दिया, हमारा नुकसान कर दिया, खतरनाक हो गया। तीसरा, आपने इंड्यूसमेंट नहीं ली, कंपनी वालों को पता लग जाएगा ईमानदार आदमी, और आपने रिपोर्ट में भी नहीं बताया, कंपनी को ये समझ आ जाएगा ईमानदार आदमी है, आपने अपने साथ गद्दारी भी नहीं की, और आपने अच्छा किया, अपने कैरियर को फ्लरिश होने दिया, लेकिन रिपोर्ट में बता दें। अब अगर रिपोर्ट में आप बता दें तो उससे ये है कि आपको ये भी तसल्ली होगी कि आपने रिपोर्ट के कॉन्सिक्वेंसेस भी, मतलब लोगों को भी सच बता दिया, और ये भी पता होगा कि मैंने कोई बेईमानी नहीं की, मैंने इंड्यूसमेंट भी नहीं ली। और आखिरी हल ये कि रिपोर्ट में भी क्लियरली बता दिया, इंड्यूसमेंट भी नहीं ली। सॉरी, मतलब तीसरे वाले में हमने कहा था कि हमने इंड्यूसमेंट जो है वो नहीं लेनी, लेकिन रिपोर्ट में भी नहीं बताना, उनको भी बचा लेना है और खुद को, अपनी ईमानदारी को भी बचा लेना है। लेकिन फाइनल जो चीज है कि आपने दोनों काम करने हैं, रिपोर्ट में भी बता देना है, इंड्यूसमेंट भी नहीं लेनी, आपने अपनी ऑब्जेक्टिविटी बचा ली, प्रोफेशनलिज्म बचा ली, आपने अवाम की ट्रांसपेरेंसी बता ली, सब कुछ वो कर लिया, एक ओवरऑल अच्छी गवर्नेंस सब कुछ है। लेकिन जो चीज मिस कर दी आपने, दैट इज कि आपका कैरियर हिट हो सकता है, आपको नुकसान पहुंच सकता है, आपको तकलीफ पहुंच सकती है। अब क्या हुआ, अब हमारे सामने डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज आ गए, डिफरेंट एथिकल इश्यूज आ गए, सारी चीजें हमारे पास आ गई। अब हमने बैठ के एक डिसीजन लेना है कि अब हमें क्या करना होगा। तो यहाँ पे अब एंड पे आपने अपने प्रोफेशनल बिहेवियर को लेके आना है, अपनी प्रोफेशनलिज्म को लेके आना है, ये सारी सिचुएशन देखनी है, सारों को वेट करना है, सारे कॉन्सिक्वेंसेज को देखना है, और एक आइडियल डिसीजन पे पहुंचना है। एन आइडियल डिसीजन वुड बी कि इस वक्त जमीर की आवाज सुने, आपकी कौम लेवल का मसला है, पूरी दुनिया लेवल का मसला है, इन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। पहले कोशिश करें कि आप कुछ बड़ों को शिकायत करें कि भाई ऐसा हो रहा है, मुझे अपनी रिपोर्ट में डालना है, और अगर फिर भी चीजें बेहतर नहीं होती तो फिर बेहतर है कि आप पब्लिकली इसको बता दें। कैरियर, एक इंसान अपने कैरियर को फिलहाल दांव पे लगा दे, कोई बात नहीं, लेकिन एक पूरी की पूरी नस्ल को तबाह होने से बचाने के लिए आपको एक अहम किरदार अदा करना चाहिए। तो मैं अगर सिचुएशन में हूँगा तो मैं थोड़ा सा सोचूंगा कि यहाँ पे मुझे भाग जाना चाहिए, कंपनी छोड़ के भाग जाऊं और मैं पब्लिकली बता दूं। हो सकता है एक बेहतर ऑप्शन ये हो कि आप कुछ अथॉरिटीज को जाके बताएं और उनसे रिक्वेस्ट करें कि देखिए अगर आप लीनियंट एक्शन ले सकते हो, या एक और तरीका ये है कि आप कंपनी के चंद बड़ों के पास जाके और उनको बताएं कि ये सिचुएशन है, सिचुएशन में जरा आप देख लें, ये इशू आ रहा है, आप लोग इस पे एक्शन ले लें, मैं नहीं चाह रहा ये अथॉरिटीज के पास जाऊं, लेकिन अगर आप इसका कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं तो निकाल लें। तो दरमियाना रास्ता भी आ सकता है। हमने अल्टरनेट्स थोड़े से एक्सट्रीम वाले देख लिए, आपको पता है कि फाइनल सोल्यूशन में हमने दरमियान का कोई एक रीजनेबल सा रास्ता चूज करने की कोशिश करनी है। तो दैट वाज ट्रिपल ए मॉडल, जिसको हमने केस स्टडी में समझने की कोशिश की। इंशाल्लाह ताला किसी और वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोगों को बीच में आवाज का इशू आ रहा था, लेकिन ज्यादातर लोगों तक चीज ठीक रिले हो रही थी। अब वही केस स्टडी ट्रकर मॉडल के साथ एक दफा इसको प्ले कर देता हूं। मैं साथ साथ आपके सवालों को आंसर कर रहा हूं, फिर भी अगर कोई सवाल आपका भी रह गया एमएफए से रिलेटेड, ओवरऑल हमारे सेशन से रिलेटेड, तो आप वो पूछें, मैं मीनवाइल उसको साथ साथ आंसर कर रहा हूं। आप ये वीडियो देखें, वर्चुअल वाले आतिफ हाफिज साहब को देखें। अस्सलाम वालेकुम।
लें जी, सेम केस स्टडी जो है वो ट्रकर के मॉडल को समझने के लिए देखते हैं, ताकि हम एक डिफरेंट केस स्टडी भी देख सकते थे, और आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें बहुत सारी आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगी। इसी केस स्टडी को दोबारा चूज करने का मकसद ये था कि लॉजिकली हम समझ सकें कि एक ही तरह की सिचुएशन दोनों तरह के मॉडल्स में हमें किस किस तरह की आउटकम दे रही है। तो केस स्टडी आपके सामने, आपने पहले भी पढ़ी हुई है। अगर नहीं पढ़ी हुई या आपको भूल गई है तो एक दफा पॉज करें वीडियो को, केस स्टडी को पढ़ें, और फिर हम इसके ऊपर अपना मॉडल अप्लाई करते हैं। चलें जी, आगे चलते हैं। मॉडल क्या था? 5 क्वेश्चन मॉडल था। अब मैंने पांचों सवाल पूछने हैं। सबसे पहले, इज इट प्रॉफिटेबल? पहला सवाल ये है कि क्या ये प्रॉफिटेबल है, यानी कि मार्केट वैल्यू क्या है। कंपनी अगर दरख्त काटेगी, दरख्त ज्यादा से ज्यादा काटेगी, तो कंपनी अच्छे से अच्छे फर्नीचर बनाएगी, कंपनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी, कंपनी अपने तमाम शेयर होल्डर्स को, तमाम स्टेक होल्डर्स को बड़े अच्छे रेवेन्यू के चंक्स जनरेट करने में कामयाब हो जाएगी। तो ये चीज तो मजेदार लग रही है। मार्केट वैल्यू के हिसाब से मुझे कंपनी का इस वक्त जो है वो बेईमानी करना, गड़बड़ करना, या फॉरेस्ट को खा जाना, तबाह करना मुझे ठीक लग रहा है। मुझे मार्केट वैल्यू के हिसाब से ये ज्यादा वर्थ जनरेट करता लग रहा है, शेयर होल्डर्स को अच्छा लगेगा, कंपनी ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करेगी, ज्यादा टैक्स देगी, सोसाइटी एट लार्ज यूटिलिटेरियनिज्म के हिसाब से अच्छी तरफ जा रही है। ओके, लीगली क्या दरख्त काटना लीगली मना है? दरख्त काटना अगर मना है फिर तो कोई भी फर्नीचर नहीं बना सकता। इसका मतलब ये है कि दरख्त काटने के ऊपर कुछ लॉज एंड रेगुलेशन होंगे, और हो सकता है अगर एक लॉ ये कहता है कि आपने जितने दरख्त काटे उससे ज्यादा अगर दरख्त जनरेट करके दे दिए, आपने उतने ज्यादा दरख्त लगा दिए, तो ठीक है। तो हो सकता है हमारी ये कंपनी, हम ज्यादा जज्बाती ना हो, हम ये देखें कि ये जो दरख्त काट रहे हैं और उसके बाद ये दरख्त मजीद कितने उगा रहे हैं। मजीद उगाने में मसलो मसाइल हैं, ठीक है, जितनी दिल से उगाने चाहिए उतने दिल से नहीं उगा रहे, लेकिन अगर कच्चे दिल से भी, खराब दिल से भी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि शायद जो जितना लॉ ने बताया वो उतना पूरा कर रहे हो। तो अगर कानूनी तौर पे जो इन्होंने किया वो जुर्म है, तो ये वाला पर्सपेक्टिव मेरा खराब हो रहा है। और अगर इन्होंने जो किया वो कानूनी तौर पे जुर्म नहीं है, तो ये वाला पर्सपेक्टिव समहाउ एक रीजनेबल वैल्यू दे रहा है। एथिकली तो हम देखें तो गलत हो रहा है, लेकिन हमने बात की कि रूल बेस के साथ साथ डिफरेंट, जैसे हमने बेसिस की बात की है कि रूल एथिक्स और यूटिलिटेरियनिज्म, तो दोनों को मैंने साइड बाय साइड देखना है। मतलब अल्टीमेट एंड रिजल्ट क्या है और सिचुएशन फेयर। क्या ये सोशली लोगों की नजर में अगर एक कंपनी जो है वो दरख्त उजाड़ रही है, फॉरेस्ट तबाह कर रही है, और किसी वजह से उससे ऐसा गफलतन हुआ है, तो अवाम ये चाहेगी कि लोगों को पता जरूर लगे, लोगों को बताया जरूर जाए कि जी इस तरह से हुआ है, और ये लोग उसको कीप अप नहीं कर सके। तो सोशल वैल्यूज में इनका छुपाना, चोरी करना, बेईमानी करना, रिपोर्ट में झूठ बोलना समाजी तौर पे अच्छा नहीं है। ओके, पर्सनल वैल्यूज, मैं इंटरनल ऑडिटर हूँ वहाँ पे, मुझे नजर आया, मैंने कहा कि अगर मैं अपनी प्रोफेशनलिज्म को देखूं, मैं अपने पास एक्सपीरियंस को देखूं, तो ऐसी जगह जहाँ कोई बिजनेस कोई बेईमानी करता है, कुछ गलत काम करता है, छुपाता है, तो छुपाते ही इसलिए हैं कि उन्होंने कुछ गलत काम किया हो। वो थोड़ी सी कोशिश करते हैं तो वो चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर कर सकते थे, यहाँ उन्होंने चीज़ों को छुपाया है। तो ये बात मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं जैसे दायरे में बैठा हुआ हूँ, वो इदारा अगर कुछ गलत कर रहा है और मैं उस गलत चीज़ को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मुझे ये बात मुनासिब नहीं लग रही। तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से चीजें कुछ और नजर आ रही हैं, लीगल वैल्यूज के हिसाब से कुछ और, सोशल इन्वायरमेंटल वैल्यूज के हैं इसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं नहीं, ये इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं, ये बात तो भत्ते से उखड़ गई है, ये तो अच्छा खासा इन्वायरमेंट के लिए डैमेजिंग है। तो अगर मैं इस वक्त इनको सपोर्ट करूंगा इनके इस गलत एक्शन को, तो टेक्निकली मैंने लॉन्गर रन में दुनिया को तबाही की तरफ धकेला। तो सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं, आपने लॉन्ग रन भी देखना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी देखनी है, तो प्रॉफिट भी देखना है। तो अब इन सारी चीजों को कलेक्टिवली मैं मिला के देखूं, तो शेयर होल्डर्स को एक अच्छी वर्थ जनरेट हो रही है, कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स बना रही है, अच्छे टैक्स दे रही है। अगर ये टैक्स सही से देते हैं और लोगों तक पहुंचते हैं, तो ये पर्सपेक्टिव अच्छा है। लीगल पर्सपेक्टिव अपेरेंटली लग रहा है कि कानून नहीं टूटा अगर उनके रूल्स फॉलो हो गए। समाज को अच्छा नहीं लगा, उनको पता लगना चाहिए था, मुझे अच्छा नहीं लगा इस तरह से, और एनवायरनमेंट भी डैमेज हो रही है। अब अगर मैं कलेक्टिवली देखूं, तो शायद इस प्रॉब्लम को रिपोर्ट में अगर मैं ले आऊं, तो उससे क्या होगा, मेरे दिल का जमीर मुतमईन हो जाएगा, जो लोगों को क्लैरिटी मिलनी चाहिए थी, सोशल वैल्यूज भी बेहतर हो जाएंगी। कानूनी तौर पे पहले भी कोई मसला नहीं था, रिपोर्ट
दे देने से भी कोई मसला नहीं आएगा। हाँ, मार्केट वैल्यू खराब होगी, कंपनी का बिजनेस खराब होगा, इमेज खराब हो गए, तो अगर मैं बता दूं तो मार्केट वैल्यू खराब होती है लेकिन बाकी 4 वैल्यूज बेहतर हो जाती हैं। तो अब अगर मैं टोटल पिक्चर देखूं तो मुझे बता देना चाहिए, ताकि एक वैल्यू खराब हो लेकिन 4 वैल्यू सही है, तो मुझे बैलेंस करना था। मैं 100% परफेक्शन तो नहीं कर सकता किसी भी चीज का एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें बिल्कुल एब्सोल्यूट जवाब हो, फिर तो एथिकल कंफ्लिक्ट ही नहीं है। एथिकल कंफ्लिक्ट है ही इसलिए कि ये मसलों मसाइल थे। तो मैंने फिर फाइनली ये सोचा कि मैं यहाँ पे रिपोर्ट दे दूँ ताकि चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो जाएं। तो दैट वाज ऑल अबाउट एक केस स्टडी, जो कि हम समझ रहे थे कि ट्रकर के 5 क्वेश्चन मॉडल को हमने किस तरह से अप्लाई करना है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से किसी और जगह दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, वेलकम बैक। मीनवाइल आपके सारे सवाल आंसर किए। एक भाई का आखिरी सवाल जो था अभी 9:08 पे आया है, वो भी मैंने आंसर नहीं किया। बाकी आप लोगों के पीछे तक जाके काफी पीछे से आए हुए सवालों को आंसर कर दिया। तो ये मॉडल की अब आप लोगों को एप्लीकेशन समझ आई, और ये बाद में यूट्यूब पे भी अपलोड हो रहा होगा। मैं थोड़ा सा आपको सेशन के बिल्कुल स्टार्ट में ले आऊं। खैर, इस वक्त वो वाली वीडियो खोलते खोलते भी अजियत हो जाएगी। चलें, यहीं पे आपको कर देता हूं। हम लोगों ने अब 3 दिन प्लान किए थे। एक बड़ा दिन था जिसमें चैप्टर नंबर 7, 8, 9 करने थे। अल्लाह का शुक्र है वो हमने किया। फिर ओरिएंटेशन में बड़ी थॉरो डिस्कशन की। जो लेट आए थे मैं उन्हें याद करा दूं कि ओरिएंटेशन जो पहला सेशन था उसमें हमने काफी काम की बात की थी। ये वीडियोस हमारी कोशिश होगी कि 1-2 दिन के अंदर अंदर कट करके अलग अलग चैप्टर्स में आपको अवेलेबल हो जाएं, यूट्यूब पे या किसी भी तरीके से, या नियर पियर पे भी रखी जाएं। किसी भी तरीके से हम आपको फ्री ये वीडियोस अवेलेबल कर देंगे इंशाल्लाह ताला। फिर भी अगले सेशन से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो, कोई लिंक का मसला हो, आप मेरे तक ना पहुंच पा रहे हो, तो आपके पास ईमेल एड्रेस भी मौजूद है। दैट इज सैयद आतिफ आब्दी। बस अगर मेरा पेन मुझे लिखने देते, @gmail। और उसके अलावा आप व्हाट्सएप पे एक नंबर के थ्रू रीच कर सकते हैं, 03 4 दफा 0, और देन आपने लिखना है उसामा 67262। आप इस नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कोई कंफ्यूजन है, कोई और चीज, तो आप मुझे ईमेल कर दें। ईमेल लिखते हुए अगर परेशानी हो रही है, वॉइस नोट भेजना चाह रहे हैं, तो ये नंबर, ये हमारे सीनियर टीम मेंबर का, वाइस प्रिंसिपल साहब का नंबर है, ये उन तक पहुंचेगा। और कुछ जो सीधे सीधे से मसले हैं वो आपको साथ बता देंगे। जहां आपने कहा होगा कि पर्सनली मैंने सर से रब्ता करना है, तो आपका पैगाम मेरे तक पहुंच जाएगा। तो अब 8 तारीख और 9 तारीख, ट्यूसडे और वेनेसडे, इंशाल्लाह ताला हमारा दोपहर 2 से लेके 5 बजे होगा सेशन। और इसके अलग अलग चैप्टर्स है, मैंने आपको शुरू में बताए थे। ट्यूसडे वाले दिन हम लोग कर रहे होंगे चैप्टर 2, 3 और 5, और वेनेसडे वाले दिन इंशाल्लाह हम कर रहे होंगे चैप्टर 1 और 4। तो थोड़ा तेजी से गो थ्रू कर रहे होंगे, मैं फिर भी कुछ ना कुछ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। अब पेस्टल है, पेस्टल को सिर्फ गो थ्रू करना है, यानी कि ये जो 3 चैप्टर्स हैं इनको अच्छी तरह से याद करना है। पेस्टल बस मेरे साथ एक दफा गो थ्रू कर लेना है, वीडियो देख लेनी है और बाद में उसको रिवाइज कर लेना है। उसमें याद करने नहीं बैठना, वो समझने के लिए है। और ये जो 3 चैप्टर्स हैं ये अच्छी तरह से करने हैं, याद करने हैं। आपका एमएफए का जो मेन पोर्शन मैनेजरियल का है वो इन 3 चैप्टर से है, और इन 3 में से भी 7 और 8 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 में ये 2 मॉडल्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये आज हम लोगों ने सेशन किया, और एक बड़ा अच्छा मजेदार सा वो रहा। आप लोगों का बड़ा शुक्रिया, आप लोग एंड तक आए और एंड तक चीजें देखते रहे। जी, एक वो उन्हीं भाई ने कहा मेरा सर सवाल रह गया। जी बिल्कुल, 2 सवाल मेरे पास अभी आए हुए हैं, मैं एक दफा जरा उसको आंसर कर देता हूँ। सर, एक क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वेयर देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू जस्ट मेक एथिकल डिसीजन एंड नो मॉडल इज आस्क्ड। अगर वो कहें कि जी ये सवाल है और आपने आंसर देना है किसी एथिकल मॉडल से, और वो ना बताएं, तो यस, इसमें जो ट्रकर वाला मॉडल है ज्यादा आसान है। इसमें चीजें कंफ्यूज नहीं होती, मिक्स नहीं होती। ट्रिपल ए मॉडल में स्टेप 3, 4 वगैरह थोड़े से मिक्स हो जाते हैं। तो अगर वो कुछ ना कहें तो ट्रकर मेडअप मॉडल ज्यादा बेहतर है। एक भाई का ये सवाल था। एक भाई ने कहा सर स्लाइड्स वगैरह कहाँ अवेलेबल हैं। दूसरा, मैंने
स्लाइड्स, ओरिएंटेशन की स्लाइड्स अटैचमेंट में आप जाएं, हैंडआउट्स की ऑप्शन आ रही होगी अटैचमेंट की, आप देखें 3 हैंडआउट्स हैं। एक हैंडआउट में ओरिएंटेशन है सारी, और एक हैंडआउट में सारे नोट्स हैं 9 चैप्टर्स के, और उन्हीं 9 चैप्टर्स में से नोट्स में से मैंने उठा उठा के स्लाइडें बनाई हुई हैं। तो ये स्लाइडें सारी नोट्स के अंदर मौजूद है। और तीसरी फाइल है पास पेपर्स की प्रैक्टिस है, 85 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आपके लिए, रिटन और ओरल प्रैक्टिस के लिए। तो वो ये 3 चीजें हैंडआउट्स में, ये जरूर देख लीजिएगा। ठीक है जी, एक भाई ने कहा सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने इतनी देर दी। जी बिल्कुल, कोशिश यही थी, क्योंकि एमएफए में मैंने इस दफा देखा है कि अवाम काफी परेशान थी, काफी कंफ्यूज थे, काफी उलझे हुए थे, तो इसलिए ये बड़ा जरूरी था ये सेशन। और अगेन वो आईकेप भी यूटिलिटेरियनिज्म की तरफ गया। उन्होंने मतलब मैंने उनसे कहा था कि अगर प्रॉब्लम है एमएफए के अंदर तो मैं इसमें आके ओवरऑल इस पे सेशन कर लेता हूँ। तो उन्होंने भी कहा कि सर एमएफए में बहुत कम बच्चे हैं, और बी लॉ हमेशा एक बड़ी वॉइस होती है, अवाम परेशान है और आपको वो बहुत ज्यादा चाह रहे हैं कि आप आए। तो इसलिए उन्होंने कहा बी लॉ में हमें बच्चों ने 3 दफा कहा है कि जी आब्दी साहब का सेशन कराएं। तो उन्होंने कहा जी इस वक्त बच्चों के वसीतर मफाद में आप एमएफए को छोड़ें और आप बी लॉ कराएं, जो कि जरा ज्यादा बच्चों की वॉइस है। तो उन्होंने भी यूटिलिटेरियनिज्म की तरफ जाके सोचा। अदरवाइज मेरे हिसाब से जो है वो इसमें मतलब एमएफए के अंदर गाइडेंस की जरूरत थी, मुझे आईकेप में जाना चाहिए था, लेकिन जब वहां नहीं हुआ तो मैंने अपने तौर पर प्लान कर लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों तक मैं पहुंच गया। ठीक है जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं, सारी बातें हमने की हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दवाइयां वक्त पे लेते रहिएगा। अगले 2 सेशंस में इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होती है, ट्यूसडे और वेडनेसडे। अल्लाह हाफिज।